हेलो गाइस, हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट और आशा करता हूं कि आप लोग का हेल्थ काफ़ी अच्छा होगा एंड आप लोग कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे होंगे अपने एग्जाम को टारगेट करते हुए। साथ ही साथ जो भी आप लोग को लेक्चर मिल रहा है किसी भी सब्जेक्ट का रहे, चाहे मैं प्रोडक्शन का बात करूँ, प्रोडक्शन में कास्टिंग रहे, वेल्डिंग रहे या फिर अदर कोई सब्जेक्ट जिसको मैं पढ़ा रहा हूँ, उन सभी सब्जेक्ट को काफ़ी आप लोग इंजॉय कर रहे होंगे सभी क्लासेस को एंड सब चीज़ समझ में आ रहा होगा एंड प्रॉपर तरीके से जो मैं पढ़ा रहा हूँ उन सभी को आप लोग रिविजन कर रहे होंगे, बिकॉज रिविजन इज मस्ट है। रिवीजन करते हुए आप लोग को रहना और कंटिन्यू पढ़ते रहना है। सो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक वंस अगेन टू एन अनदर इंपॉर्टेंट लेक्चर ऑफ कास्टिंग। अभी हम लोग का प्रोडक्शन में कास्टिंग चल रहा था एंड अभी तक हम लोग कास्टिंग में काफी चीजों के बारे में पढ़ चुके हैं, लाइक कास्टिंग क्या होता है, कास्टिंग का क्या इंपॉर्टेंस होता है, कास्टिंग में कहां कहां से आप लोग को क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा हम लोग ये देखे थे कि कास्टिंग में मेन 3 चीज होता है जो मेरे पास अगर नहीं होगा तो मैं कास्टिंग नहीं कर सकता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है पैटर्न को बनाना, तो उससे रिलेटेड मैं सब चीज बता रखा हूं, लाइक पैटर्न क्या होता है, पैटर्न में कौन कौन सा हम लोग अलाउंसेस देते हैं, पैटर्न किस किस मटेरियल का बनाया जाता है, इसके अलावा टाइप्स ऑफ पैटर्न क्या क्या होता है, अलग अलग कास्टिंग के लिए कितना कितना डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ हम लोग पैटर्न को यूज करते हैं। और पैटर्न के बाद सेकंड नंबर इंपॉर्टेंट जो था, जो कास्टिंग में हम लोग का जरूरत पड़ता है, दैट इज योर मोल्डिंग सैंड, क्योंकि हम लोग मोल्ड बॉक्स में पैटर्न को रखने के बाद मुझे सैंड का जरूरत पड़ता है, वो भी कैसा सैंड, मोल्डिंग सैंड। अब उस मोल्डिंग सैंड क्या होता है, क्या इसका प्रॉपर्टी होता है, क्यों मोल्डिंग सैंड को यूज करते हैं, उसके बारे में आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। इसके बाद हम लोग और एक देखेंगे क्या कि जितने भी इक्विपमेंट वगैरह होता है, ये तीनों चीज मैंने बताया था कास्टिंग के लिए जरूरत है। पहला नंबर में पैटर्न का होना, दूसरा नंबर में आपका पैटर्न के बाद मोल्डिंग सैंड का होना और मोल्डिंग सैंड के बाद इक्विपमेंट का होना। इक्विपमेंट मतलब बॉक्स वगैरह हो गया, कंटेनर हो गया, ठीक है, या फिर कोई और बहुत सारा पिंस वगैरह हो गया, तो ये सभी चीजें क्या हो गया, अदर इक्विपमेंट हो गया। इसके अलावा जो प्रोसेस है कास्टिंग का प्रोसेस, उसके बाद हम लोग सभी वन बाय वन करके कास्टिंग के सभी प्रोसेस को देखते हुए जाएंगे एंड लास्टली हम लोग देखेंगे जितना कास्टिंग से होने वाला डिफेक्ट है, यानी कि जो भी समस्याएं पैदा होता है कास्टिंग में, और उन सभी का निवारण यानी कि रेमेडीज कैसे हम लोग उस सभी को ठीक करते हैं, कैसे मुझे अलग अलग तरह का कास्टिंग में जो डिफेक्ट होता है उससे कैसे बचा जाए, इसके बारे में हम लोग लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, हम लोग आज सबसे पहले देखने वाले हैं मोल्डिंग सैंड के बारे में, बिकॉज इससे पहले मोल्ड बॉक्स हो चुका है, ठीक है, आप जान गए हैं मोल्ड बॉक्स क्या होता है। 2 मोल्ड बॉक्स के बारे में बताया, 3 बॉक्स के बारे में बताया, ठीक है, कैसे यूज करते हैं, कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है, या आपने देख लिया है। एंड देन पैटर्न यानी रेप्लिका जब कास्टिंग होता है, रेप्लिका ऑफ कास्टिंग, जिस तरह का कास्टिंग मुझे बनाना है हूबहू हम लोग बनाते हैं, क्या पैटर्न बनाते हैं, वो मेरा वैक्स का हो सकता है, प्लास्टिक का हो सकता है, मेटल का हो सकता है, अलॉय का हो सकता है, वुड का हो सकता है, तो वो भी आप देख लिए होंगे। नाउ टाइप्स ऑफ पैटर्न भी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग बारी आता है कि बॉक्स में, मोल्ड बॉक्स में जब पैटर्न एक बारी रख देते हैं उसके बाद मुझे क्या डालना पड़ता है, सैंड डालना पड़ता है। सैंड डाल के उसको रेमिंग करते हैं, अच्छी तरह से रेम करते हैं ताकि वो अच्छी तरह से सेट हो जाए, टाइटली पैक हो जाए। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कॉप एंड ड्रैग बॉक्स रहेगा या फिर कॉप चिक एंड ड्रैग बॉक्स रहेगा, उसमें हम लोग खोल के पैटर्न को बाहर करते हैं, जिससे मेरा अंदर में कैविटी क्रिएट हो जाता है। तो यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके मोल्डिंग सैंड का। तो अब बारी आता है कि मोल्डिंग सैंड क्या होता है, मोल्डिंग सैंड का प्रॉपर्टीज क्या क्या होना चाहिए। अब बारी आता है यहाँ पे और एक चीज समझने का कि सर जी आप ये बोल रहे हैं कि मोल्डिंग सैंड, आखिर मोल्डिंग सैंड का इंपॉर्टेंस क्या है। तो माय डियर स्टूडेंट देखो, जब भी मैं कास्टिंग करता हूं तो मोल्डिंग सैंड का ना सबसे बड़ा रोल रहता है। आप बोलिएगा क्यों सर, देखो कुछ मैं रीजन आपको बताता। सबसे पहला नंबर रीजन मैं बोलूंगा मोल्डिंग सैंड का, दैट ये अगर ये अच्छा नहीं रहेगा ना तो जो मैं पैटर्न रखने के बाद जो सैंड डालूंगा ना वो अच्छा शेप नहीं ले पाएगा। क्योंकि देखो जिस तरह का मेरा पैटर्न रहेगा, पैटर्न के हर कॉर्नर तक मेरा सैंड जाना चाहिए, तभी जाके वो एक्चुअली टाइट तरह से पैक हो जाएगा। जब मैं पैटर्न को बाहर करूंगा तो अच्छा क्रिएट करेगा कैविटी। तो अगर वो सैंड हर जगह नहीं गया और अच्छी तरह से शेप नहीं लिया पैटर्न का, तो मुझे अच्छा कैविटी नहीं क्रिएट मिल पाएगा। यानी कि जिस तरह का मुझे शेप का कैविटी चाहिए, जैसा मुझे डिजाइन बनाना है, जिस तरह का मुझे कास्ट करना है, तो दैट इज यहाँ पे मोल्डिंग सैंड का प्रॉपर्टी अच्छा होना चाहिए, मोल्डिंग सैंड अच्छा होना चाहिए। सेकंड चीज, मोल्डिंग सैंड, जैसे मैं आपको क्या बताया कि बॉक्स लिया, बॉक्स में पैटर्न रखा, फिर सैंड डाला, सैंड डालने के बाद रेमिंग हम लोग किए, अच्छी तरह से फ्लो किया हर एक पार्ट में, ठीक है, मोल्डिंग सैंड फ्लो करके हर एक पार्ट में गया, टाइटली पूरी तरह से शेप ले लिया पैटर्न का। उसका जब पैटर्न को मैं बाहर करता हूं तो वहां पे कैविटी क्रिएट हो जाता है। उसमें जब मैं मोल्डिंग सैंड यानी मोल्टन मेटल डालता हूं, क्या डालता हूं, मोल्टन मेटल,
तो जो मेरा लिक्विड मोल्टन मेटल होता है वो देखो भाई गर्म होता है, मान लो आयरन है या स्टील है, उन सभी का टेम्परेचर 1500, 2000, 2500 डिग्री सेल्सियस में सबको गर्म किया जाता है। तो आप समझो कि डाला किस में जाता है, आप पैटर्न के अंदर ही डाला जाएगा ना, पैटर्न के अंदर जो कैविटी क्रिएट किया गया है जो सैंड का बेसिकली है, तो सैंड जो है जल सकता है। तो प्रॉपर्टी ऐसा होना चाहिए मोल्डिंग सैंड का कि उस टेम्परेचर को झेल सके, समझे, ऐसा ना हो कि वो जल जाए, तो ये भी होना चाहिए। इसके अलावा जब मैं पैटर्न को बाहर करता हूं, जब मैं पैटर्न को अंदर रखा और सैंड डालने के बाद टाइटली मैंने पैक कर दिया, रेविंग कर दिया, उसका जब मैं पैटर्न को बाहर करता हूं तो वो मेरा कोलैप्स भी कर सकता है, कोलैप्स मतलब टूट सकता है, कोना से कोना, इधर उधर कोना से मेरा टूट सकता है मोल्डिंग सैंड। तो अगर टूट जाएगा तो फिर से मेरा जो शेप एंड साइज है वो मेरा गड़बड़ा जाएगा और सही मेरा कास्ट प्रोडक्ट नहीं मिल पाएगा। तो यानी कि यहाँ पे मोल्डिंग सैंड जो है, इतना कहने के पीछे लॉजिक ये था कि आपको ये समझाना पहले, इसको बताने से पहले, दैट मोल्डिंग सैंड का इंपॉर्टेंस काफ़ी है इन कास्टिंग प्रोसेस। ऑल टाइप ऑफ कास्टिंग प्रोसेस में मोल्डिंग सैंड का अच्छा होना काफ़ी ज़रूरत है। अब बारी यहाँ पे आता है कि सर अगर आपने कहा कि भाई इसी से हम लोग पैटर्न को बनाते हैं, तो पैटर्न जब निकालते हैं, बाहर निकालते हैं, तो वो मेरा जो कैविटी है वो कोलैप्स ना कर जाए पैटर्न जब बाहर निकालते हैं तो ये होना चाहिए। दूसरा चीज़ मैंने क्या कहा, जब मैं कैविटी क्रिएट हो जाता तो मोल्टन मेटल डालते हैं तो उसके चलते ये जलना नहीं चाहिए, यानी कि उसके हीट को, प्रेशर को झेलने वाला मोल्डिंग सैंड चाहिए। और तीसरा चीज मैंने क्या कहा कि ये अच्छी तरह से फ्लो करना चाहिए हर एक कॉर्नर में। कोई कॉम्प्लिकेटेड अगर मैं बना रहा हूं कास्टिंग, तो कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न है तो पैटर्न के हर एक कॉर्नर में जाना चाहिए मोल्डिंग सैंड और अच्छी तरह से सेट करना चाहिए, यानी कि उसका साइज ले लेना चाहिए, समझ आए। तो ये तीनों प्रॉपर्टी होना चाहिए कम से कम तो मोल्डिंग सैंड में। तो अब बारी आता है कि मोल्डिंग सैंड में, जो मैं मोल्डिंग सैंड बोल रहा हूं, उसमें हम लोग क्या क्या चीजें मिलाते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देन हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी के बारे में। तो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है मेरा सिलिका सैंड। क्या हम लोग मिलाते हैं? सिलिका सैंड मिलाता है। कितना मिलाते हैं? लगभग 70 से लेकर 80 या 85 तक, 70 से लेकर 80-85% तक हम लोग सिलिका सैंड को मिलाते हैं। कैसे देखने को मिलता है आप यहाँ पे देख सकते हो, ये रहा सिलिका सैंड, ये आप देख सकते हो, दिस इज योर सिलिका सैंड। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो मेरा सिलिका सैंड हो गया, उसको हम लोग मिलाते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूंगा क्ले यानी मिट्टी, ये लगभग 10 से लेकर 20% तक हम लोग मिलाते हैं। क्ले आप देख सकते हो, मोल्डिंग आपका क्ले आता है, ये आप देख सकते हो, ये मार्केट में मिल भी जाता है और क्ले भी नॉर्मली जो है वो भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन आपका कास्टिंग के लिए स्पेशल क्ले भी आता है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो वाटर लगभग 2 से लेकर 8% तक मिलाते हैं। अब ये क्यों मिलाते हैं 2 से 8% तक? 2 से कम भी नहीं मिला सकते और 8 से ज़्यादा भी नहीं मिला सकते हैं, यही रेंज में ही होना चाहिए, याद रखना, क्योंकि इससे कम अगर मिलाएंगे ना तो बॉन्डी क्रिएट नहीं कर पाएगा। समझ, जैसे रेत है ना, रेत कैसे देख रहे हो, पूरी तरह से वो फ्लो करने लगेगा जहां था, लेकिन यहाँ बॉन्ड क्रिएट कर पाएगा नहीं, वो शेप नहीं ले पाएगा पैटर्न का शेप। और अगर मैं 8% से ज़्यादा दूंगा ना तो पता चलेगा वो बहने लगेगा। मतलब समझ लो ना, आप समझ लो कि जो धूल वगैरह होता है उसमें आप बहुत ज़्यादा पानी डाल दो तो क्या वो तो पूरी तरह से बहने लगेगा। तो मुझे ना तो बहाना है और ना ही ड्राई रखना है, बीच में उसमें का बस मॉइस्चर इतना होना चाहिए कि आपस में ग्रेन्स वगैरह पकड़े रहे, कोहेसिव नेचर के चलते आपस में पकड़ जाए, समझ आए कि नहीं। इसीलिए हम लोग जो वाटर मिलाते हैं वो 2 से लेकर 8% तक मिलाते हैं, इससे ज़्यादा भी नहीं और कम भी नहीं। मैं ग्राफ के थ्रू भी आप लोग को समझाऊंगा, परमेबिलिटी में इसके बारे में डिस्कस में करूंगा। फिर आ जाता है कुछ एडिटिव्स, मतलब कुछ हम लोग बाइंडर भी मिलाते हैं। ये जो 1 से लेकर 6% इन्हें वेरी कर सकता है, थोड़ा बहुत जो अलग अलग बुक में थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। एडिटिव का बात करेंगे, इसमें अलग अलग तरह का बाइंडर, मैं आसान भाषा में अगर कहूँ तो कुछ समझ लो इस तरह का चीज़ जो चिपचिपा रहे, जो उसको और पैक्ड बांधे रखे, उसको पकड़ रखे, वो चीज़ हम लोग मिलाते हैं मोल्डिंग सैंड में। जैसा फेविकॉल होता है ना, उसी तरह का चीज़ समझो, वो फेविकॉल नहीं मिलाते हैं लेकिन समझाने के लिए अभी मैं टोटल बताऊंगा, तो उस तरह का चीज़ें मिलाते हैं ताकि उसको पकड़ रखे, राइट। तो ये कुछ चीज़ें हो गया जो आप देख सकते हो मोल्डिंग सैंड में हम लोग यूज़ करते हैं। अब देखो यहाँ पे सब चीज़ के बारे में दिखाया गया, ये रहा आप लोग का क्ले हो गया, क्ले आप देख लिए। फिर यहाँ पे देख सकते हो दिस इज योर वाटर मिलाते हैं, ठीक है। फिर ये जो आप देख सकते हो दिस इज योर बाइंडर, अलग अलग तरह का एडिटिव्स जो है बाइंडर वगैरह हम लोग इसको मिलाते हैं। और इन सबको जब मैं मिलाता हूं, मतलब सिलिका सैंड मैंने लिया, फिर क्ले मैंने लिया, फिर वाटर मैंने लिया और एडिटिव्स लिया, इन सभी को मिला के देखो जब मैं यहाँ पे एक साथ कर देता हूं तो कुछ इस तरह से आप लोग को देख रहे हो ना। देख रहे हो जब हाथ में आप लोगे ना मोल्डिंग सैंड को और सर करके मुट्ठा को बांधोगे और छोड़ोगे ना तो ऑटोमेटिकली देखो ये अपने आप को पकड़ लेगा।
अपने आप को पकड़ लेगा। लेकिन रेत को अगर आप लोगे तो क्या होगा, वो गिरने लगता है ना, वो गिर जाएगा ऐसे करोगे तो ये एक तरह से अपने आप को पकड़ने लगेगा, ग्रेन जो आपस में पकड़ लेता है। एंड उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, बॉक्स लेते हैं। देखो ये आपका बॉक्स है, ठीक है, ये आपका मोल्ड बॉक्स है। मोल्ड बॉक्स में हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये फिल कर रहे हैं। और बेसिकली जो है ये बेसिकली आपका स्प्रू है जहाँ से मोल्टेन मेटल को पोर करेंगे, उसके लिए जगह बना दिए हैं और बाकी यहाँ पे पूरी तरह से सेंड कर दिया। और अंदर में आपका पैटर्न है, अंदर में पैटर्न है। अब वो वुड का हो सकता है, वैक्स का हो सकता है, प्लास्टिक का हो सकता है, किसी भी चीज का हो सकता है, मेटल वाले का हो सकता है अंदर में। क्योंकि देखो 2 बॉक्स है यहाँ पे, देखो यहाँ दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, लेकिन यहाँ से लेकर एक बॉक्स है और नीचे में एक बॉक्स है, कॉप एंड टेक 2 बॉक्स है और अंदर में दिया गया है। तो पैटर्न को यहाँ पे हम लोग डाल के और मोल्डिंग सन डाल दिया गया, अच्छी तरह से रेमिंग कर देते हैं ताकि पूरी तरह से सेट हो जाए। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फिर पैटर्न को बाहर कर देते हैं। समझ आए इतना कि नहीं? चलिए इतना चीज आप लोग यहाँ पे अगर समझ गए होंगे तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मोल्डिंग सैंड, यानी कि मोल्डिंग सैंड का कौन कौन सा प्रॉपर्टी होना चाहिए जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसके बारे में मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग का जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आ जाता है वो हो जाता है आप लोग का रिफ्रैक्टरीनेस। अब ये क्या होता है, इसको मैं आप लोग को समझाऊंगा कैसे। जैसे आप जानते हो ना फर्नेस का जो वॉल होता है, आप फर्नेस जानते हो ना, बड़ा बड़ा जो चूल्हा, जो भट्ठी वगैरह, बेसिकली चूल्हा नहीं बोलेंगे, भट्ठी, जो भट्ठी होता है जहाँ पे मेटल वगैरह को पिघाला जाता है, गरम गरम लोहा वगैरह, पाइप वगैरह बनाया जाता है। जैसे देखो ना ये आपका फर्नेस है, यहाँ पे देख सकते हो, ये तो कास्टिंग वगैरह किया जा रहा है, यहाँ देख सकते हो ये क्या, दिस इज योर, ये बोल सकते हो फर्नेस है, ठीक है। फर्नेस में देखो यहाँ पे डाला जा रहा है, मान लो ये मेटल का है, इस सबको यहाँ पे अंदर डाल के वहाँ पे भट्टी में पकाया जाता है, ठीक है, ओके। तो मैं क्या कह रहा था, तो फर्नेस का जो वॉल होता है ना, उसमें जो ब्रिक वगैरह यूज करते हैं, जो ईंटा यूज करते हैं, वो हम लोग कैसा यूज करते हैं, वैसा होना चाहिए जो कि हीट को रेजिस्ट करे, मतलब हीट को बाहर ना आना दे, ताकि अगर वो बाहर नहीं आने देगा तो अंदर में, फर्नेस के अंदर में लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड तक वो गर्म रखेगा, भट्टी आग जैसा रहेगा, वो ठंडा जल्दी नहीं होगा। समझ आया कि नहीं? हीट ट्रांसफर कम से कम करेगा। तो हीट ट्रांसफर कौन कम करता है? जो ब्रिक यूज करता है। तो वो जो आपका प्रॉपर्टी होता है ना, जो हीट को ट्रांसफर नहीं होने देता, बाहर नहीं आने देता है, उसको हम लोग बोलते हैं कि वो मेरा अच्छा जो है रिफ्रैक्टर वाला ब्रिक है। यानी कि कहने का मतलब सिंपल अगर मैं एक वर्ड में बोलूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि भाई ये हीट को झेलने का प्रॉपर्टी है, हीट को झेलने का प्रॉपर्टी को हम लोग रिफ्रैक्टिवनेस कहते हैं। तो यहां पे आप अगर डेफिनेशन देखोगे तो आप लोग को मिल जाएगा दैट एबिलिटी ऑफ मोल्डिंग सैंड, यानी मोल्डिंग सैंड का ऐसा एबिलिटी, ठीक है, दैट विथस्टैंड द टेम्परेचर। कैसा टेम्परेचर? हाई टेम्परेचर, जो हाई टेम्परेचर को झेल सके, उसमें वो खड़ा रह सके, जले ना, ठीक है। विद हाई टेम्परेचर ऑफ द मोल्टिंग मतलब विदाउट फ्यूजन, फ्यूजन मतलब जले बिना वो हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सके, झेल सके, वैसे हम लोग मोल्डिंग सैंड को लेंगे। बिकॉज यू नो दैट मैंने पैटर्न को अंदर रखा, फिर मोल्डिंग सैंड डाला, फिर रेमिंग करा, फिर पैटर्न को बाहर निकाला। उसके बाद हम लोग करते क्या है, जो भी हम लोग मेटल या एलॉय का ऑब्जेक्ट बनाना है उसको मेल्ट करके, लिक्विड मेटल करके उसको पोर करते हैं। तो समझ रहे हो ना, वो पोरिंग होता है तो हाई टेम्परेचर में डाला जाता है, पोरिंग टेम्परेचर मेल्टिंग टेम्परेचर के आसपास होता है, ठीक है। तो इतना टेम्परेचर में डाला जाएगा तो आखिर क्या है वो, आखिर तो सैंडी है ना। तो अगर इसमें ये सभी प्रॉपर्टी नहीं होगा तो जल जाएगा। समझ आया कि नहीं? कोलैप्स कर जाएगा, टूट फूट जाएगा, टूट फूटने से पहले वो तो जल ही जाएगा, ठीक है। तो ये सभी चीज होना नहीं चाहिए। जैसे कि अगर, जैसे मैंने कहा ना कि हम लोग मोल्डिंग सैंड में यूज करते हैं सिलिका का, तो आप यहाँ पर देख सकते हो सिलिका का अगर मैं टेम्परेचर का बात करूँ ना तो लगभग आपका 1710 डिग्री सेल्सियस होता है। अब ये आप समझ लेना, आयरन का जो टेम्परेचर होता है ना, मेल्टिंग टेम्परेचर, वो 1500 के आसपास होता है, 1500 के 1550 आप लेके चलो। जबकि समझ लो सिलिका का टेम्परेचर कितना होता है आपका 1710, मतलब 1710 डिग्री सेल्सियस तक ये अपने प्रॉपर्टी को बरकरार रखेगा, इसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दैट इज हम लोग सिलिका सैंड वगैरह का यूज करते हैं इन मोल्डिंग सैंड। तो पहला प्रॉपर्टी यहां से आप लोग समझ गए होंगे। नाउ बैक टू आर, या फिर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग सेकंड प्रॉपर्टी की ओर, दैट इज योर कॉर परमियाबिलिटी, वन ऑफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मोल्डिंग सैंड। अगर मैं जितने भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी का यहाँ पे बात करता हूँ ना, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं प्रॉपर्टी बोलूँगा ना वो आपका परमियाबिलिटी है। वैसे सभी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन परमियाबिलिटी का मतलब क्या होता है? परियाम्बल। परिएम्बल मतलब जैसे कि आप सॉरी, बायोलॉजी अगर आप पढ़े होंगे तो बायोलॉजी में परिएम्बल कहा जाता है, परिएम्बल मेम्ब्रेन, ठीक है, यानी कि पारगम में झिल्ली जो अपने से आर पार होने देता है।
यानी कि मोल्डिंग सैंड में ऐसा प्रॉपर्टी होना चाहिए कि गैस वगैरह अगर अंदर में इंटरप्ट कर जाए ना, अंदर में रह जाए, तो वो बाहर आने को मिल जाए, क्योंकि अगर वो बाहर हो जाएगा तब कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर वो गैस अंदर रह गया ना तो गैस वो इंटरप्ट कर जाएगा और वो मेरा गैस डिफेक्ट प्रोड्यूस होता है। और फिर जब आपको प्रोडक्ट मिलेगा तो प्रोडक्ट में हॉल वगैरह देखने को मिलता है सरफेस में। जैसे इस तरह का आप देखोगे ना, ये मान लो कोई मेरा एक सरफेस है, मतलब कोई मेरा फाइनल ऑब्जेक्ट मुझे मिलेगा कास्टिंग के बाद, तो आपको यहाँ पे इस तरह से ढेर सारा सरफेस में आपको देखने को मिलेगा गैस डिफेक्ट। तो ये सभी गैस डिफेक्ट क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि अंदर का जो गैस है ना वो बाहर नहीं आ पाया। अब आप बोलिएगा सर जी अंदर में गैस जाता ही क्यों है, अंदर में गैस क्यों हो जाता है? माय डियर स्टूडेंट, में जब हम लोग मोल्टेन मेटल को डालते हैं तो मोल्टेन मेटल हाई टेम्परेचर में होता है। जब वो हाई टेम्परेचर कूलिंग की ओर आता है तो गैसेस वगैरह तो बाहर निकलेगा ही निकलेगा। और मोल्डिंग सैंड में हम लोग कुछ वाटर भी डालते हैं, तो जब मोल्टेन मेटल आएगा तो उस हीट के चलते मोल्डिंग सैंड में जो मॉइस्चर रहता है वो भी क्या होता है, धीरे धीरे वो इवोपरेट करने लगता है, तो वो पानी बाहर आना चाहेगा इन द फॉर्म ऑफ वेपर, तो वेपर के फॉर्म में बाहर आएगा। तो अगर उसको जगह मिल गया तब तो अच्छी बात है, और अगर यही जगह नहीं मिला तो वो क्या क्रिएट करेगा, डिफेक्ट क्रिएट करेगा। और वो डिफेक्ट मेरा कहलाता है गैस डिफेक्ट, और बहुत सारा अदर भी डिफेक्ट नजर आएगा। अब यहाँ पे हम लोग ये समझते हैं दैट ये मेरा परमेबल जो है, परमेबिलिटी कैसे होता है, ठीक है। तो ये मान के चलो मोल्डिंग आपका सैंड है और यहाँ पे ढेर सारा सैंड पार्टिकल है, यहाँ पे क्या है, ढेर सारा सैंड पार्टिकल है। और यहाँ से देखो यहाँ पे गुड परमेबिलिटी किसको कहा जाएगा, तो देखो यहाँ पे ये सभी पोर्स है, जैसे दिखाया गया ना छोटा छोटा, समझ लो ये सभी क्या है, पोर्स है। और इन सभी पोर्स से अगर मेरा गैस बाहर आ जा रहा है तो काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पे गैस से क्या देख रहे हैं कि ये सभी देखो गैस जो है वो आउट हो रहा है, ठीक है। ये क्या हो रहा है, गैस यहाँ से आउट हो जा रहा है। ये सभी जो है ये एंट्री पॉइंट है, यानी ये होगा कब, जब मेरा मोल्डिंग सैंड का परमेबिलिटी अच्छा होगा, परमेबिलिटी इंक्रीज रहेगा, ज़्यादा रहेगा। अब इससे समझ लो, इसको आप इस तरीके से समझ ले सकते हो ना, पोरस से आप लोग बिलोंग कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। पोरोसिटी पढ़ते हो ना, पोरस मतलब छेद होना, तो छेद होना चाहिए। कहने का मतलब अभी नहीं समझ आ रहा तो देखो यहाँ से जैसे बात करेंगे नॉन परमेबल, यहाँ पे देखो इसको कहा गया कि इसमें परमेबिलिटी है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो यहाँ पे जितना भी स्टोन जैसा है ना, ये आपस में एक दूसरे से पूरी तरह से अटैच है, एक दूसरे से क्या ये मेरा अटैच है। तो चूंकि ये पूरी तरह से अटैच है तो यहाँ से अगर कोई गैस यहाँ पे इंटरप्ट करेगा तो क्या ये गैस मेरा बाहर निकल पाएगा? बिल्कुल बाहर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई जगह ही नहीं है। तो यहाँ पे नो पोर्स स्पेस, कोई स्पेस है ही नहीं, तो यहाँ पे परमेबिलिटी है ही नहीं, यानी कि नॉन पोरस। फिर बात करते हैं कैसा कि मेरा नॉन पोरस तो है, ठीक है। यहाँ पे देखो मतलब पोरस थोड़ा बहुत तो है, थोड़ा बहुत पोरस आपको कहीं कहीं नजर आ रहा है, थोड़ा बहुत कहीं कहीं पे पोरस नजर आ रहा है, लेकिन अभी भी ये मेरा नॉन परमेबल ही है। क्योंकि माय डियर स्टूडेंट इसमें पोरस है लेकिन नॉन परमेबल। क्यों? क्योंकि देखो अगर गैस मेरा यहाँ पे है लेकिन ये यहाँ से तो जा ही नहीं पाएगा, बीच में देखो यहाँ पे रोक दिया। फिर यहाँ देखो अगर यहाँ पे है कोई गैस तो यहाँ पे भी ये बीच में रोक दिया, यहाँ अगर गैस है तो यहाँ रुक गया, यहाँ रुक गया, मतलब उस गैस को बाहर निकलने का जगह ही नहीं मिलेगा। समझ आए? अब बात करते हैं यहाँ पे, यहाँ देखो ये पोरस भी है और परमेबल भी है। क्यों डियर स्टूडेंट? क्योंकि देखो यहाँ पे जितने भी पोर्स है ना वो आपस में कनेक्ट कर रहा है। तो देखो यहाँ मान लो कोई गैस यहाँ पे है तो ये ऑटोमेटिकली देखो इस तरह से हो गया, ऐसे होके ऐसे होके ऐसे होके ये बाहर निकल जाएगा। कोई इधर से अगर रहा तो ये ऐसे होके बाहर निकल जाएगा। कुछ यहाँ पे है तो ऐसे होके बाहर निकल गया। तो जो भी गैसेस वगैरह है वो आराम से कनेक्ट करके, पोर्स कनेक्ट करके वो बाहर हो सकता है। तो इसको बोल सकते हैं इसका परमेबिलिटी अच्छा है, ठीक है, ये परमेबल है। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे कि मोल्डिंग सैंड का परमेबल होना क्यों इंपॉर्टेंट है। उसका परमेबिलिटी होना ज़्यादा, जितना ज़्यादा होगा परमेबिलिटी उतना वो मेरे लिए मोल्डिंग सैंड अच्छा होगा। तो यहां से आप ये चीज कनेक्ट कर लिए होंगे दैट एबिलिटी ऑफ मोल्डिंग सैंड टू अलाउ द गैसेस पास थ्रू इट, यानी कि मोल्डिंग सैंड एक भाग से दूसरे भाग तक पास होने अगर दे रहा है गैसेस को तो उसको हम लोग बोलेंगे कि इस मोल्डिंग सैंड का परमेबिलिटी अच्छा है। बट इफ इट इज नॉट सो, यानी कि अगर ऐसा नहीं होता है देन गैस will interrupt and it will form gas defect। और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो गैस क्या करेगा, अंदर में इंटरप्ट कर जाएगा, फंस जाएगा और उससे मेरा गैस डिफेक्ट देखने को मिलता है। ये समझ आया कि नहीं? देखो यहाँ पे भी सेम चीज यहाँ पे समझाया गया कि अगर मैं इस फिगर को, एक सेकंड,
देखो यहाँ पे आप क्या समझ सकते हो, यहाँ पे भी ये समझा गया है कि अगर मैं बात करूंगा गुड परमेबिलिटी किसको बोलेंगे, तो भाई देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली कनेक्ट करता है, देखो पोर्स वगैरह कनेक्ट कर रहा है, जो भी छेद है वो कनेक्ट करके देखो बाहर निकल जा रहा है, ऑब्वियसली बाहर निकल रहा है, फिर नीचे आ सकता है, लेकिन देखो पुअर कहा जा रहा है, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ से आया, यहाँ पे आके फंस गया, पोर्स तो है लेकिन कनेक्ट नहीं कर रहा है, एक साइड से दूसरे साइड में बाहर नहीं निकल रहा है। यहां से भी अगर आ रहा है तो यहां से आएगा, यहां कनेक्ट कर देगा, तो यहां कुछ तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन यहां से कुछ मेरा अटक जाएगा, यहां भी देखो, यहां भी देखो, ये रोक रहा है, ठीक है, तो ये चीज है। तो बस यही आपका हो गया परमेबिलिटी। नाउ अब हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं दैट परमेबिलिटी के लिए किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। अगर कोई किसी भी मोल्डिंग सैंड का परमेबिलिटी अच्छा मुझे चाहिए तो उसके लिए क्या क्या चीज़ों का अच्छा होना आवश्यक होता है। एक सेकंड, ये गेस आउट तो मैं कुछ ज़्यादा ही छोटा में लिख दिया, ठीक है, इसको थोड़ा मुझे बड़ा कर देना पड़ेगा, दैट यू विल ऑल अंडरस्टैंड। गेस आउट हो रहा है यहाँ से, ठीक है, ये सभी पोर्ट से क्या हो रहा है, ये मेरा गेस जो है वो मेरा आउट हो रहा है। गॉट इन माई पॉइंट और नॉट। चलिए, ये सब का सबसे क्या हो रहा है, मेरा गेज जो है वो आउट हो रहा है, एक भाग से दूसरे भाग में जा रहा है, तो बोलेंगे कि इसका परमेबिलिटी अच्छा है। तो मैं बात कर रहा था फैक्टर्स के बारे में। देखो अगर मैं फैक्टर का बात करता हूं डियर स्टूडेंट, एक सेकंड इसको मैं ब्लैक कर देता हूं, ओके। अगर मैं यहाँ पे फैक्टर्स का बात करता हूं तो परमेबिलिटी ऑफ द मोल्डिंग्स एंड डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स, किस किस फैक्टर पे ये डिपेंड करता है इसके बारे में मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूं। एक सेकंड, अच्छा कोई नहीं, इसको रेडी रहने दीजिए। तो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है इसके बारे में देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है क्या, साइज ऑफ द ग्रेन। क्या आ जाता है, साइज ऑफ द ग्रेन। ग्रेन का साइज कैसा होगा, ये आपका छोटा से छोटा भी ग्रेन साइज हो सकता है, मान लो कुछ इतना छोटा छोटा ग्रेन साइज होगा, ठीक है, तो छोटा छोटा ग्रेन साइज होगा, और हो सकता है बड़ा बड़ा हो। तो बड़ा और छोटा में भी ये अंतर करता है, क्योंकि जब ये बड़ा बड़ा होता है ना तो बीच में जगह इस लोग को मिल जाता है, ठीक है, जब बड़ा बड़ा रहता है तो क्या होता है, आपस में इन लोग को जगह मिलता है, लेकिन अगर फाइन रहेगा ना ग्रेन तो जगह नहीं मिल पाता, एकदम आपस में क्या होता है, पूरी तरह से अटैच रहता है। तो साइज ऑफ द ग्रेन ये आपका 50 माइक्रोन से लेकर ये आपका 3360 माइक्रोन तक जाता है, ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं। यानी कि ये मेरा 50 माइक्रोन मतलब बड़ा से लेकर बड़ा बड़ा पार्टिकल से लेकर छोटा छोटा पार्टिकल तक हो सकता है। तो साइज ऑफ द ग्रेन पे डिपेंड करता है मेरा परमेबिलिटी नंबर, ठीक है। इसको हम लोग किससे फाइंड आउट करते हैं, परमेबिलिटी नंबर से फाइंड आउट करते हैं परमेबिलिटी को। फिर अगर बात करें सेकंड नंबर में, मॉइस्चर कंटेंट इन द मोल्डिंग सैंड, यानी कि कितना मैं मॉइस्चर मिला रहा हूं। याद है मैं आप लोगों को बताया था दैट हम लोग जो मिलाते हैं ना, वाटर जो मिलाते हैं, एक सेकंड यहाँ पे था मेरा मटेरियल में कि वाटर जो हम लोग मिलाते हैं वो 2 से लेकर 8% मिलाया जाता है। तो इसी के चलते जो आपका मोल्डिंग सैंड होता है, यानी कि मोल्डिंग मटेरियल होता है, इसमें मॉइस्चर आता है। तो इस मॉइस्चर को भी डिपेंड करता है कि मेरा परमेबिलिटी कैसा होगा, ज़्यादा होगा, अच्छा होगा, खराब होगा। तो 2 से लेकर 8% तक मिलाते हैं, ये चीज़ हो गया। इसके अलावा बात करेंगे शेप ऑफ द ग्रेन, यानी ग्रेन का शेप कैसा है भाई, कॉम्प्लेक्स शेप का है, राउंड शेप का है, एंगुलर शेप का है, या फिर कंपाउंड शेप है, मिला जुला शेप है, उसके भी बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे अधिकतर अगर मैं बात करूंगा ना तो आपको मिलता है कंपाउंड, मतलब हर एक तरह का शेप आपको देखने को मिलेगा ग्रेन का। भाई रेत है ना, सिलिका, आप समझ रहे हो ना, आप कोई भी बालू को उठाओ तो आपको क्या लगेगा, जो बालू मिलता है, रेत मिलता है, सैंड मिलता है, क्या वो एक शेप का रहता, नहीं, वो कुछ आपको राउंड दिखाई देगा, कुछ आपको भाई स्क्वायर टाइप का, कुछ एंगुलर टाइप का, कुछ आपका सब एंगुलर टाइप का, कुछ आपका कंपाउंड टाइप, कुल मिला के आपको इनरेगुलर शेप आपको देखने को मिलता है। लेकिन अगर मैं शेप का बात करूं तो ये भी देखने को आपको मिल सकता है, जिसमें राउंड आ जाता है, एंगुलर आ जाता है, सब एंगुलर आ जाता है, और कंपाउंड तो देखने को मिलता है, राइट। चलिए फिर आ जाता है मेरा कॉम्पैक्टनेस और डेंसिटी। देखो बात एक ही है यहाँ पे ना, इसको बेटर ये रहेगा कि इसको घेर दिया जाए, बिकॉज कॉम्पैक्टनेस कहाँ से आएगा, डेंसिटी से ही, यानी कि वो ज़्यादा डेंस है, यानी ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, ठीक है। तो इस पे भी डिपेंड करता है कि वो मेरा कितना ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, कितना ज़्यादा वो डेंस है, यानी पार्टिकल आपस में वो जुड़ा कितना हुआ है। एंड अगर लास्टली बात करेंगे तो बाइंडिंग एजेंट या फिर बाइंडिंग कंटेंट, इसमें और कौन कौन सा बाइंडर मिलाते हैं, ठीक है, बाइंडर एडिटिव्स वगैरह मिलाते हैं, उसमें भी डिपेंड करता है कि परमेबिलिटी मेरा अच्छा है या खराब है। तो देखो इसमें से ना ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। फर्स्ट नंबर वीबीआई इसीलिए मैंने कर दिया, सेकंड नंबर वीबीआई, यानी कि साइज ऑफ द ग्रेन, यहां से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। एंड सेकंड नंबर में मॉइस्चर कंटेंट जो होता है ना इन मोल्डिंग सैंड, इन दोनों से क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी से उतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन इन दोनों से आपको पूछा जाता है। हाँ, खाली ये देखना कि ये सभी चीजों पे जो है ना, इन सभी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि मेरा परमेबिलिटी
कैसा होगा ऑफ मोल्डिंग सैंड। तो चलो पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं दैट साइज ऑफ द ग्रेन पे कैसे डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं किसके बारे में, ग्रेन साइज के बारे में। तो देखो ग्रेन साइज मेरा कोर्स भी हो सकता है और फाइन भी हो सकता है। कोर्स बोले तो बड़ा बड़ा और फाइन बोले तो छोटा छोटा। तो ये मेरा अगर मैं कोर्स ग्रेन साइज का बात करूंगा तो यहाँ पे कोर्स से लेकर फाइन तक, जैसे कोर्स देखो 40-50 आपका माइक्रोन का हो सकता है, या फिर हो सकता है मेरा 100 माइक्रोन का है, या 400 माइक्रोन का है, या फिर 600 माइक्रोन का है। इस तरह करते करते ये 3300 तक जाता है, 3360 तक जाता है, मतलब बहुत छोटा छोटा पार्टिकल भी हो सकता है। अब बारी आता है कि कैसे ये डिपेंड मेरा करता है माइक्रोन पे। तो यहाँ पे एक ग्राफ आपको दिखाना मैं चाहूँगा जिससे आप लोग को बहुत अच्छी तरह से ये चीज़ को मैं कॉन्सेप्ट को समझा सकता हूँ। देखो यहाँ पे एक साइड में आपको परमेबिलिटी नजर आ रहा है, एक सेकंड में ले लेता हूँ, किसी ग्रीन को ले लेता हूँ। इधर आप लोग को परमेबिलिटी नजर आ रहा है और इधर आपको मिल रहा है माइक्रोन। ठीक है, एक सेकंड, ये फाइन तो नहीं होगा, इसको हटा देते हैं। ठीक है, जस्ट अ मिनट, एक सेकंड, इरेजर मुझे थोड़ा सा बड़ा लेने दीजिए क्योंकि हाँ ठीक है, ओके। तो मैं क्या बोल रहा था, मैंने एक साइड में परमेबिलिटी को लिया है और दूसरे साइड में मैंने ग्रेन साइज को लिया है, माइक्रोन पे लिया है, माइक्रोन में लिया है। ठीक है, आप क्या यहाँ पे देख रहे हो, अगर मैं यहाँ पे ग्राफ आप लोगों को दिखाऊंगा ना तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से ग्राफ देखने को मिलता है, इस तरीके से ग्राफ देखने को मिलता है। यानी कि जैसे जैसे मेरा जो ग्रेन साइज है वो मेरा बड़ा होता है, देखो यहाँ पे मेरा क्या हो रहा है, इधर जा रहा है धीरे धीरे मेरा माइक्रोन बढ़ रहा है, यानी कि वो छोटा होते जा रहा है। यानी कि इधर जैसे 40, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे साइज मेरा बड़ा है, तो बड़ा है। और अगर मैं परमेबिलिटी को ज़्यादा लूँगा तो यहाँ पे क्या मिला, मेरा कोर्स, क्योंकि इधर मेरा कोर्स ग्रेन है, इधर बड़ा बड़ा है ना, मान लो, समझ रहे हो ना, इस तरह बड़ा है, फिर इधर जा रहा है तो छोटा छोटा हो गया, फिर जा रहा है तो और छोटा हो गया, फिर जा रहा है तो और छोटा हो गया, फिर जा रहा है तो एकदम डॉट डॉट में हो गया, फिर जा रहा है तो और छोटा हो गया। समझ आया कि नहीं? तो धीरे धीरे ये मेरे छोटा होते हुए जा रहा है। यानी इधर आपको क्या मिलेगा, फाइन ग्रेन मिलेगा, और आपको इधर क्या मिलेगा, ऊपर साइड में आपको कोर्स ग्रेन मिलेगा। तो अगर मेरा कोर्स ग्रेन रहा तो परमेबिलिटी मेरा ज़्यादा होता है। क्यों माय डियर स्टूडेंट? क्योंकि जब मेरा कोर्स रहता है ना तो उसको जगह मिलता है जाने का, उसको क्या होता है, जाने का जगह आराम से मिलता है, क्योंकि कोर्स है ना। देखो ये एक रहा और दूसरा ये रहा, ठीक है, और ये मेरा तीसरा रहा, ये चौथा रहा। तो क्या होता है, कोर्स ना इस तरह करके टकराता है इधर उधर इधर उधर, तो इसके बीच में ना ढेर सारा आपको जगह भी मिल जाता है। क्या होता है, ढेर सारा आपको जगह मिल जाता है। तो यहाँ पे देखो ये रहा, ये पोर्ट्स कनेक्टेड होगा, ये जगह यहाँ से निकल सकता है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ निकल सकता है। लेकिन जब मैं फाइन का बात करता हूँ ना, जब मैं फाइन आपके ग्रेन्स का बात करता हूँ, तो फाइन ग्रेन क्या होता है ना, आपस में पूरी तरह से अटैच रहता है, पूरी तरह से एकदम सटा हुआ रहता है। तो यहाँ क्या होता है, इसका परमेबिलिटी जो है वो काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जगह ही नहीं मिलता जाने का। समझ आए? इट मीन्स मुझे कैसा चाहिए, मुझे चाहिए जिसका जो है को परमेबिलिटी नंबर ज़्यादा रहे, यानी कि परमेबिलिटी को हम लोग फाइंड आउट करते हैं परमेबिलिटी नंबर से, ठीक है, जो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। तो जिसका भी परमेबिलिटी ज़्यादा होगा वो मेरा ज़्यादा अच्छा, क्योंकि वो गैस को बाहर जाने दे रहा है। अगर गैस को बाहर जाने दे रहा है तो क्या होगा, वहाँ पे गैस इंटरप्ट नहीं होगा, यानी कि गैस डिफेक्ट नहीं होगा। यानी कि अगर मेरा परमेबिलिटी अच्छा होगा तो मेरे लिए मोल्डिंग सैंड का प्रॉपर्टी अच्छा हो गया। यानी कि मेरा कैसा चाहिए, मेरा कोर्स चाहिए ग्रेन, ग्रेन का साइज कैसा होना चाहिए, कोर्स होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। चलिए ये चीज आप यहां पे समझ गए होंगे। नाउ आगे यहां पे डिस्कस करते हैं, जैसे मैंने आप लोग को कहा कि हम लोग परमेबिलिटी को एक्सप्रेस करते हैं परमेबिलिटी नंबर में, जिसको हम लोग पीएन या फिर पीएच से दिखाते हैं। तो देखो यहां पे कहा गया परमेबिलिटी एक्सप्रेस इन परमेबिलिटी नंबर, दैट इज कॉल्ड पीएन और पीएच। और पीएन और पीएच इक्वल टू होता है मेरा VH डिवाइड बाई PAT। अभी क्या होता है इसको मैं न्यूमेरिकल भी बताने वाला हूं, डोंट वरी, एंड इसको पूरी तरह से एक्सप्रेस करके बताऊंगा, क्या यूनिट वगैरह लेते हैं सब चीज बताएंगे, ठीक है। पर फिलहाल अभी ये चीज आप समझ गए होंगे। नाउ अब देखो कोर्स ग्रेन, अच्छा इससे आप लोग यहाँ पे बस यहाँ लिख दिया गया है, कोर्स ग्रेन हैव हायर परमेबिलिटी देन दी फाइन ग्रेन। अभी हम लोग ये समझे ना कि कोर्स ग्रेन अगर रहेगा तो उसमें ज्यादा जगह रहेगा आर पार होने का, यानी कि उसका परमेबिलिटी बढ़ गया। तो वही कहा गया कोर्स ग्रेन हैव हाई परमेबिलिटी देन दी फाइन ग्रेन। क्लियर? तो पहला आपको ये पूछा जाएगा ग्रेन साइज से। सेकंड आपको ये पूछ सकता कि बताइए ग्रेन जो होता है ना वो यूनिफॉर्म होता है या फिर नॉन यूनिफॉर्म होता है, इस पे भी डिपेंड करता है मेरा परमेबिलिटी। दो चीज पे डिपेंड करता है, एक तो कोर्स आपके कोर्स आई मीन ग्रेन साइज फाइन है या फाइन है या कोर्स है, और दूसरा कि वो यूनिफॉर्म ग्रेन है या फिर नॉन यूनिफॉर्म ग्रेन है। इसका क्या मतलब हुआ कि देखो जैसे कि यूनिफॉर्म ग्रेन, तो यूनिफॉर्म ग्रेन में देख सकते हो ये सबका सब मेरा सर्कुलर है, सबका सब मेरा क्या है, सर्कुलर है, सर्कुलर ग्रेन है, ठीक है, सर्कुलर ग्रेन है।
और दूसरा मेरा क्या होता है कि नॉन यूनिफॉर्म ग्रेन, मतलब वो सर्कुलर नहीं रहेगा। कोई देखो यहाँ पे मेरा सर्कुलर है तो कोई मेरा इस टाइप से है, कोई मेरा ऐसा है, कोई मेरा रेक्टेंगुलर है, कोई ट्रेंगुलर टाइप से रहेगा, कुछ ऐसा रहेगा, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई बहुत छोटा है। यहाँ पे क्या होता है ना, गैसेस पास आउट नहीं होता क्योंकि एक दूसरे का टकरा जाता है ना। समझो ये इस तरह का है, फिर यहाँ पे गोल है, फिर यहाँ पे कोई छोटा है, कोई ऐसा है, कोई ऐसा है, कोई ऐसा है, कोई ऐसा है। अब देखो यहाँ पे गैस क्या पास आउट हो पाएगा? बिल्कुल पास आउट नहीं होगा। यहाँ देखो ब्लॉक हो गया, यहाँ से अगर गया तो यहाँ जाकर ब्लॉक हो गया, इधर जाएगा तो इधर ब्लॉक हो गया। तो इसको पास आउट होने में गैस को एक साइड से दूसरे साइड में जाने में काफ़ी डिफिकल्ट हो सकता है। यानी कि फिर से क्या हो गया, मेरा परमेबिलिटी इसका कम हो गया। अगर परमेबिलिटी नंबर या फिर परमेबिलिटी कम हो गया तो क्या मैं बोलूँगा कि भाई इस तरह का मुझे रिक्वायरमेंट चाहिए आपके मोल्डिंग सैंड में? बिल्कुल नहीं। मुझे कैसा चाहिए? मुझे वैसा सैंड चाहिए जिसका जो ग्रेन है ना वो यूनिफॉर्म है, ताकि अगर यूनिफॉर्म रहेगा तो मेरा गैस इजीली तरीका से पास आउट हो सकता है, यानी कि मेरा इसका परमेबिलिटी बढ़ गया। तो आपको क्या चाहिए? अगर आप मोल्डिंग सैंड का ग्रेन का बात करेंगे तो ग्रेन साइज आपको कोर्स चाहिए। ये ध्यान रखना, क्या चाहिए मुझे? कोर्स चाहिए, क्योंकि कोर्स रहेगा तो पीएन का वैल्यू मेरा बढ़ जाएगा। जो भी ज़्यादा रहेगा, परमेबिलिटी मुझे ज़्यादा चाहिए तो उसके लिए कोर्स चाहिए, क्योंकि कोर्स में ज़्यादा मुझे मिलता है। या फिर अगर मैं बात करूंगा यूनिफॉर्म या फिर नॉन यूनिफॉर्म, तो मुझे यूनिफॉर्म ग्रेन चाहिए, क्योंकि अगर यूनिफॉर्म ग्रेन रहेगा तो फिर से इसका पीएन जो है वो ज़्यादा रहेगा। अगर मेरा परमेबिलिटी नंबर ज़्यादा रहेगा तो मेरा अच्छा मोल्डिंग सैंड कहलाएगा, जो मेरा गैसेस को पास आउट करेगा और डिफेक्ट वगैरह क्रिएट नहीं करेगा। गॉट इन माई पॉइंट और नॉट? चलिए, ग्रेन साइज से रिलेटेड आप लोग ने ये चीज़ों को समझ लिया। अब सेकंड हम लोग बात करेंगे यूनिफॉर्म के बारे में। सॉरी, यूनिफॉर्म में बोल रहा हूँ, आई मीन करने का मतलब मॉइस्चर कंटेंट इन दी मोल्डिंग सैंड, मॉइस्चर कंटेंट के बारे में अभी हम लोग डिस्कस नहीं किए हैं। परमेबिलिटी नंबर VH अपन PAT के बारे में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो लास्ट यहाँ पे क्या कहा गया है, दैट यूनिफॉर्म ग्रेन हैव मोर परमेबिलिटी। एक सेकंड हाईलाइटर ले लेते हैं। जो आपका यूनिफॉर्म ग्रेन होता है उसका परमेबिलिटी ज़्यादा होता है देन दी नॉन यूनिफॉर्म। यानी कि यहाँ मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो गया डियर स्टूडेंट, तो आपके लिए यहाँ पे अगर मैं इंपॉर्टेंट बात करता हूँ तो हाईलाइट में फिर से कर देता हूँ कि मुझे चाहिए कोर्स और मुझे चाहिए यूनिफॉर्म। ये दोनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन दोनों का जो है परमेबिलिटी हाई होता है। ठीक है, समझ आया? इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं ये चीज़ का ध्यान रखना। तो वी आर गोइंग टू फाइंड आउट परमेबिलिटी विद द हेल्प ऑफ परमेबिलिटी नंबर, जिसका आप लोग यहाँ पे फॉर्मूला देख लिए। गॉट इट? चलिए, तो ये होगा पहला, जैसे मैंने डिस्कस करा था साइज ऑफ द ग्रेन, यहां से समझ गए होंगे। नाउ सेकंड डिस्कस करते हैं हम लोग क्या, मॉइस्चर कंटेंट पे। मॉइस्चर कंटेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने कहा था ना कि मॉइस्चर कंटेंट और आपका ग्रेन साइज दोनों में काफी इंपॉर्टेंट है। तो समझते हैं कि वाई दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, वाई दिस प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड मॉइस्चर कंटेंट। मैंने आपको ये कहा था, ठीक है, कि भाई साहब हम लोग इसमें 2 से लेकर 8% के बीच में लेते हैं। मॉइस्चर अगर लेंगे ना, जैसे जो भी मोल्डिंग सैंड में हम लोग क्ले मिलाए, सिलिका सैंड मिलाएं, ठीक है, उसमें जो हम लोग वाटर मिलाते हैं तो 2 कम से कम मिलाएंगे और 8 मैक्सिमम मिलाएंगे। ठीक है, इससे बीच ही में मिलाते हैं, इससे ना तो कम मिलाएंगे ना ज़्यादा मिलाएंगे। बारी यहाँ पे आता क्यों सर जी? तो फिर से मैं यहाँ पे ग्राफ से पहले समझो, बेटर तरीके से आप लोग समझोगे। तो अगर मैं यहाँ पे ग्राफ दिखाता हूँ आप लोग को, तो आप लोग को यहाँ पे क्या नजर आता है डियर स्टूडेंट, एक तरफ मैं यहाँ पे लिया हूँ परमेबिलिटी को और दूसरा तरफ मैंने लिया हूँ मॉइस्चर कंटेंट को। इससे पहले हम लोग क्या लिए थे, एक तरफ लिए थे परमेबिलिटी को, और जहाँ मॉइस्चर कंटेंट इस बार लिए हैं, इससे पहले हम लोग लिए थे यहाँ पे ग्रेन साइज को लिए थे। क्या लिए थे? ग्रेन साइज को लिए थे, और ग्रेन साइज से परमेबिलिटी को कंपेयर किए थे, क्योंकि बेसिकली हम लोग यहाँ पे परमेबिलिटी चेक कर रहे हैं। जिसका परमेबिलिटी अच्छा वो मेरा अच्छा कहलाएगा सैंड, समझ आया? या फिर अच्छा प्रॉपर्टी कहलाएगा मोल्डिंग का। ठीक है, चलिए, तो अगर मैं मॉइस्चर कंटेंट को यहाँ लिया हूँ तो आप लोग अब यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, और मैंने यहाँ पे कुछ मार्क कर लिया है, जैसे 2% लोग मिलाए वाटर, या 4% या 6% या 8% और 10% और 12%, और ये परसेंटेज में लिया जा रहा है। और परमेबिलिटी नंबर जो है मान लो 100 है, 200 है, 400 है, 500 है, 600 है, ठीक है, जो कि मैक्सिमम लिया गया 600 लेके चले। नाउ जब यहाँ पे इन दोनों के बीच में रिलेशन देखता है ना, तो आपको क्या मिलेगा, कुछ इस तरह से ग्राफ देखने को मिलता है, ऐसा ग्राफ देखने को मिलता है। अब यहाँ पे आप क्या समझ रहे हैं, यहाँ पे आप ये समझ रहे हैं कि सर जी मैं यहाँ पे मैक्सिमम जो मुझे परमेबिलिटी मिलता है ना, वो कहाँ पे मिलता है, 8% पे मिलता है। 8% में आप लोग को मैक्सिमम परमेबिलिटी मिलता है। यानी कि अगर आप लोग को आइडियल माना जाएगा ना कि मुझे मोल्डिंग सैंड प्रिपेयर करना है, तो आप वाटर कितना मिलाओगे, 8% मिलाओगे। रीजन क्या होता है, ये अच्छी तरह से बाउंड करके रखिएगा। अब बारी आता है सर इससे अगर कम मिलाते तो क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि 2 से लेकर 8% तक ना मिला के, है ना, इससे मैं कम मिला रहा हूं, तो होता क्या डियर स्टूडेंट, मेरा यहाँ पे परमेबिलिटी जो है ना, ठीक है,
परमिलिटी वो एक सेकंड 2 से लेकर 8% तक अगर हम मिलाते हैं, 2 से लेकर 8% तक पहले समझ लो, अगर मैं 2 से लेकर 8% तक मिलाता हूं तो यहाँ पे मेरा परमिलिटी नंबर इंक्रीज कर जाता है। तो दैट इज वाई ये मेरे लिए काफ़ी अच्छा है, ये मेरे लिए अच्छी बात है, ठीक है, गुड ये प्रॉपर्टी है इसका। लेकिन अगर मैं 2 से लेकर 8% या फिर मान लेते 8% से ज़्यादा, 8% से मैं ज़्यादा मिला रहा हूँ, ठीक है, मोर देन 8%, ठीक है, 8% से मैं ज़्यादा अगर मिलाता हूँ क्या आपके मॉइस्चर कंटेंट, तो यहाँ पे क्या होता है, ये मेरे लिए घाटा, क्योंकि ये पीएन नंबर घट जाता है। अब बात करेंगे सर क्यों। डियर स्टूडेंट, मैंने समझाया ना कि भाई इसका काम क्या है, परमिलिटी का काम है कि अच्छी तरह से गैसेस वगैरह बाहर करना। अब मान लो वाटर ही लेके चलो, आपने क्या करा, वाटर एकदम कम मिलाया, तो जब आप एकदम वाटर कम मिलाते हो 2 से 8%, मतलब 2 से कम मिलाते हो, 2% से कम मिलाते हो, तो देखो ये रेत जैसा ना ये गिरने लगेगा, रेत जैसा ये गिरने लगेगा। तो क्या ये आपके लिए इजी है, मतलब आसान, अच्छा मोल्डिंग सेंट कहलाएगा? बिल्कुल नहीं कहलाएगा। ये तो कोई काम ही का नहीं रहा ना, ये तो पूरी तरह से फ्लो इधर उधर करने लगेगा, ठीक है, ये आपस में बॉन्ड नहीं कर पाएगा। क्या इस तरह के सेंट को अगर आप डालोगे, पैटर्न डालने के बाद मोल्डिंग सेंट को डालोगे, क्या वो शेप एंड साइज ले पाएगा? जब आप पैटर्न को हटाओगे ना, कोलैप्स कर जाएगा, फट से ही पूरी तरह से गिर जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 2% तो मिला नहीं सकते, 2 से कम। अब अगर मैं 8% से ज़्यादा मिला दिया, तो 8% से अगर ज़्यादा मिला दे तो पानी की तरफ बहने लगेगा, तो आप वो भी नहीं मिला सकते हो। तो आपको कितना मिलाना है, 2 से लेकर 8% तक मिलाना है, ताकि आपको इस तरह का देख सकते हो ना, एक अच्छी तरह से बाइंड क्रिएट कर जाए, वो चीज़ होता है। इसीलिए हम लोग 2 से लेकर 8% तक मिलाते हैं। और आपको यहाँ पे जो मैक्सिमम ग्राफ किसमें देखने को मिला, 8% में देखने को मिला, ठीक है। तो यहां से समझ गए होंगे दैट यहां से आप समझ गए होंगे कि हम लोग मॉइस्चर कंटेंट का अगर बात करेंगे तो बिलो 2% अगर मिलाते हैं, बिलो 2% मिलाते हैं, तो जो आपका बॉन्डिंग होता है मोल्डिंग सेंट का, वो काफ़ी वीक होता है, यानी ड्राई होता है, जैसे मैंने कहा रेत की तरह होता है, क्योंकि पानी ही नहीं मिला है ना, 2% से बहुत कम मिला है, तो उतना भी नहीं मिला, मतलब बहुत कम भी नहीं मिला सकते हैं। एबव अगर 8% मिलाएंगे तो क्या होगा, अगर 8% ज़्यादा मिला देंगे तो मोर गैस विल बी। अच्छा, और एक चीज़ यहाँ पे देखो, इसका अब ये तो समझ गए होंगे कि गीला हो जाएगा, इसका परमिलिटी कैसे घट जाता है। देखो यहाँ पे क्या हुआ, देखो यहाँ पे आप मिला रहे, जैसे 2% मिला है, 4% मिला है, अभी परमिलिटी नंबर बढ़ रहा है, देखो पीएन बढ़ रहा है, बढ़ रहा, यहाँ तक बढ़ा, यहाँ तक परमिलिटी नंबर बढ़ा, पीएन नंबर बढ़ा, ठीक है, परमिलिटी बढ़ा, मतलब आराम से गैस मेरा बाहर इंटरप्ट जो अंदर में फंसा हुआ रहेगा ना, वो बाहर निकल जाएगा। लेकिन जैसे मैं 8 से ज़्यादा वाटर कंटेंट मिला रहा हूँ, देखो ये मेरा 10% तक वाटर मिला लिए, 11 मिला लिए, 12 मिला लिए, देखो पीएन का वैल्यू मेरा घटने लगा, पीएन का वैल्यू घटने लगा। ये क्यों होता समझो, जब मैं 8% से ज़्यादा मिला देता हूँ ना, तो होता क्या है, पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है, और पानी जब ज़्यादा हो जाता है तो मोल्टन मेटल आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, जब एक बार मेरा केविटी क्रिएट हो जाता है पैटर्न को बाहर करने के बाद, तो हम लोग मोल्टन मेटल डालेंगे, और जब मोल्टन मेटल आएगा तो मोल्टन मेटल गर्म होता है, और वो हीट के चलते जो आपका मोल्डिंग सैंड में मॉइस्चर रहता है वो इवोपरेट करने लगता है, भाप के फॉर्म में वो बाहर आने लगेगा। तो जब भाप के फॉर्म में बाहर आता तो इतना पानी होने के चलते उसमें बहुत ज़्यादा जो वाटर वेपर क्रिएट होने लगता है, और ज़्यादा जब वाटर वेपर क्रिएट होने लगता है तो क्या करेगा, वो एक बादल जैसा बना लेगा, और सारे पोर्स को वो ना क्या करेगा, जैसे मान लो आपने ना इस तरह से लिया, यानी कि यूनिफॉर्म ग्रेन लिया, और यूनिफॉर्म के साथ साथ आप कोर्स ग्रेन लिए, तो आपको पता है यूनिफॉर्म रहेगा तो अच्छी बात है, परमिलिटी नंबर उसका अच्छा होता है, ज़्यादा होता है, और अगर कोर्स ग्रेन लिए तब भी अच्छा होता है परमिलिटी नंबर, ये काफ़ी अच्छा। लेकिन आपने क्या करा, मॉइस्चर कंटेंट 8 से ज़्यादा मिला दिया, मतलब बहुत पानी मिला दिया, तो ठीक है पानी ज़्यादा मिला दिया, आप मान लो 8% ज़्यादा मिला, लेकिन बहा भी नहीं, ठीक है, नहीं बहा, आपका पैटर्न भी रेडी हो गया, आई मीन केविटी रेडी हो गया, पैटर्न को बाहर कर लिए, लेकिन ज़्यादा पानी है। अब क्या हो, जब मोल्टन मेटल आएगा ना, तो उस मोल्टन मेटल में जो हीट रहेगा ना, वो बाहर आना चाहेगा, जैसे वो सोलिडिफाई होगा, ठंडा होगा, तो वो हीट क्या करेगा, जितनी भी वाटर है, मॉइस्चर जो आपके मोल्डिंग सेंड में मॉइस्चर है, वो भी तो धीरे धीरे क्या करेगा, इवोपरेट करेगा ना, इवोपरेट करेगा, तो इवोपरेट करके वाटर वेपर बनाएगा, तो ढेर सारा क्या करेगा, वाटर वेपर बनाने का। और ये सभी जो वाटर वेपर बनाया ना, वो कहाँ जाके, इन सभी जगहों पे जाके क्लाउड जैसा ना, इन सभी जगहों को घेर लेगा, सभी जगहों को घेर लेगा, सभी जगहों को क्या कर लेगा, घेर लेगा। तो अब क्या करेगा, जो अब लिक्विड मेटल में से जो गैस क्रिएट होगा ना, उसको जाने में दिक्कत होगा। अब लिक्विड मेटल में जो गैस बनेगा, जो लिक्विड मेटल जो आ रहा है ना, उसके चलते जो गैस बन रहा है ना, वो सभी जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ तो रोक दिया, यहाँ भी रोक लिया, यहाँ भी रोक लिया, अगर यहाँ गया तो यहाँ रोक लिया, यहाँ रोक लिया, समझ आया कि नहीं। तो वो क्या करता है, बादल जैसा क्रिएट कर रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी भी ज़्यादा वाटर वेपर बनने लगेगा, वाटर से वाटर वेपर बनेगा जो क्लाउड की तरह रहेगा, जो कि उसी जगह को, अपने ही जगह को ब्लॉक करने लगेगा, तो वो गैस को बाहर होने ही नहीं देगा। दैट इज हम लोग ज़्यादा
नहीं मिलाते हैं, तो गैस को नहीं बाहर होने दिया तो परमेबिलिटी नंबर घट गया। इसीलिए 8% से हम लोग ज्यादा पानी को वाटर कंटेन नहीं मिलाते हैं। राइट, समझ आया कि नहीं? चलिए इतना, तो यही चीज देखो यहाँ पे कहा गया है। एक एक लाइन में यहाँ पे मैं आप लोग को लिखवा दिया हूँ, क्योंकि ज्यादा लिखाने से कोई मतलब नहीं है, समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिगर आप समझ गए होंगे। चलिए, तो क्या यहाँ पे बोल रखा था, दैट अबव 8% मिलाएंगे तो मोर गैस विल इन्वॉल्व इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। ज़्यादा ज़्यादा जो गैस है ना वाटर वेपर के फॉर्म में वो बाहर करेगा, जो क्या करेगा, परमेबिलिटी नंबर को घटा देगा, क्योंकि वो जगह मतलब जो भी पोर्स रहेगा ना, जो खाली खाली जगह है ना, उस पोर्स को भर जाएगा। जैसे यहाँ देखो, ये जितने भी पोर्स है ना, ये पोर्स को क्या करेगा, यहाँ पे भर लेगा। ये ढेर सारा यहाँ पे वाटर वेपर ये ब्लॉक कर लेगा, यहाँ भी ब्लॉक करने लगेगा, इधर ब्लॉक करेगा, इधर ब्लॉक करेगा, हर जगह पे वो ब्लॉक कर देगा। तो अब जो लिक्विड मेटल से वाटर वेपर बनेगा ना, वो बाहर ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये ब्लॉक हो चुका रहेगा। ठीक है, चलिए, और मैक्सिमम आपको कहाँ देखने को मिलता है, मैक्सिमम आपको 8% में देखने को मिलता है परमेबिलिटी नंबर। यानी कि अगर आपको कोई बोले कि यहाँ पे 8% पे पीएन जो है ना वो मैक्सिमम देखने को मिला, पीएन मैक्सिमम देखने को मिला। अच्छा हाँ, किसी किसी बुक में 8% ना होकर 6% में भी रहता है। क्या रहता है, 8% ना होकर 6% भी रहता है, तब भी आपको ठीक वैसी में लगाना है। कभी कभी 8 ना होकर 6% भी रहेगा कुछ बुक्स में, है ना, सम बुक्स में आपको मैक्सिमम 6 रहेगा, 8 रहेगा ही नहीं, तब आपको 6 में ही टिक लगाना है। ठीक है, चलिए, यानी कि यहाँ पे आपको मैक्सिमम जो है परमेबिलिटी नंबर देखने को मिलता है। चलिए, अब बात करते हैं जो हम लोग अभी तभी से डिस्कस कर रहे थे, परमेबिलिटी नंबर। आखिर ये चीज़ में हम लोग जो बताए थे आप लोगों को, पीएच या फिर पीएन बोलते हैं इसको, BH डिवाइड बाई PAT, आखिर ये होता क्या है, 1 बाई 1 करके डिस्कस करते हैं, ताकि ये चीज़ आप लोग को यहाँ पे समझ आए। देखो, अगर मैं बोलूँगा आपको V, तो बेसिकली क्या होता है, वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम होता है, किसका वॉल्यूम होता है, जो भी हम लोग स्पेसिफिक में लेते हैं। मान लो कोई चीज़ हम लोग निकाले, कोई पैटर्न, मान लो सेंड निकाले, कोई सेंड का हम लोग स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, कोई सेंड का हम लोग क्या करें, स्टडी करें। जैसे मान लो ये मेरा वॉल्यूम है, इस सेंड में हम लोग देख रहे हैं कि इधर से जो भी गैसेस वगैरह जा रहा है वो बाहर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको हम लोग चेक करना है। तो उसी का वॉल्यूम हम लोग यहाँ पे लेते हैं, जिससे हम लोग पास करते हैं एयर वगैरह पास करा के देखते हैं कि आउट, अगर एक साइड में डाले तो दूसरा साइड में पार हो रहा कि नहीं। अगर पार हो रहा तो इसका मतलब क्या है कि वो मेरा अच्छा, उसका प्रोबेबिलिटी ठीक है, ये वॉल्यूम हो गया। अगर स्टैंडर्ड कहा जाए तो याद रखिएगा, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको नहीं दिया गया ना वॉल्यूम, तो आपको कितना लेना, 2000 सेंटीमीटर क्यूब ही लेना, क्योंकि ये स्टैंडर्ड होता है, ये स्टैंडर्ड आपका वॉल्यूम होता है किसी भी स्पेसिमेन का। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अगर एच का बात किया जाए, एच क्या आता है, एच मेरा हाइट होता है, किसका, जो भी हम लोग लिए ऑब्जेक्ट, उसका हम लोग स्टैंडर्ड जो है वो हाइट लेके चलते हैं। अच्छा, स्टैंडर्ड हाइट का वैल्यू भी होता है, ये भी जान लो। ये हम लोग लेते हैं, जो भी हाइट होता है और डायमीटर होता है वो सेम लेके चलते हैं। ये हम लोग लेके चलते हैं 2 इंचेज। अब 2 इंच को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग 2.54 से इंटू कर देते हैं, तो कुल मिला के सेंटीमीटर में आ जाता है मेरा 5.08 सेंटीमीटर। तो याद रखिएगा, एच और डी जो है ना वो हम लोग कितना लेके चलेंगे, 5.08 लेके चलते हैं, जो कि स्टैंडर्ड होता है। ये भी स्टैंडर्ड होता है, जो भी मैं बना रहा हूं ये सब का सब जो है ना मेरा स्टैंडर्ड वैल्यू होता है। ये भी मेरा क्या होता है, स्टैंडर्ड वैल्यू होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड वैल्यू होता है। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा तो आपको यही लेके चलना है, स्टैंडर्ड वैल्यू। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं पी क्या होता है डियर स्टूडेंट। तो पी मेरा होता है प्रेशर। ठीक है, किसका भाई प्रेशर होता है, प्रेशर डिफरेंस होता है, किसके बीच का, प्रेशर डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ द प्रेशर एयर पासिंग थ्रू द स्पेसिमेन। यानी कि जिधर से मेरा आउट हो रहा है एक साइड और दूसरे के बीच में कितना मेरा एयर प्रेशर है। इधर मेरा कुछ एयर प्रेशर रहेगा। ठीक है, ये मान लो प्रेशर इधर 1 है, P2 है, P1 है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस हम लोग यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, तो ये मेरा हो गया। आगे डिस्कस करते हैं, ये मेरा P हो गया। ए तो यू नो दैट भाई एरिया होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है स्पेसिमेन का। ठीक है, और हम लोग सिलेंड्रिकल लेके चलते हैं। स्टैंडर्ड, फिर से स्टैंडर्ड वैल्यू को बात करें, स्टैंडर्ड हम लोग कौन सा कैसा शेप लेके चलते हैं, सिलेंड्रिकल। और सिलेंड्रिकल का एरिया क्या हो जाता है मेरा, π/4 इंटू डी स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं जो स्क्वायर बताया ना, बेसिकली ये भी सिलेंडर ही लेके हम लोग चलेंगे। समझ आया कि नहीं, हम लोग क्या लेके चलते हैं, सिलेंड्रिकली लेके चलते हैं। चलिए आगे क्या यहाँ पे कर रहा है, टाइम। ये तो टाइम टेकन होता है भाई कि एयर को पास होने में, बिकॉज बात यहाँ पे कर रहे हैं परमेबिलिटी नंबर का ना, यानी कि हम लोग परमेबल चेक कर रहे हैं, यानी कि कितना वो मेरा
पार हो रहा है, गैसेस को पार होने में कितना टाइम लग रहा है, तो इसको हम लोग मिनट में लेके चलते हैं। तो ये सब चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना है। नॉर्मली हम लोग सिलेंडर के लेके चलेंगे, उसका एरिया π/4 × d² लेंगे। नॉर्मली जो यानी कि स्टैंडर्ड जो वैल्यू होता है आपका हाइट का और डायमीटर का, दोनों सेम लेके चलते हैं। कितना, अगर सेंटीमीटर बात करूँ तो 5.08 सेंटीमीटर, और इंच में कहा जाए तो 2, और आपका जो वॉल्यूम होता है जिसके थ्रू मेरा एयर पास किया जा रहा है, ठीक है, तो उसका हम लोग कितना लेते हैं, 2000 सेंटीमीटर क्यूब लेके चलते हैं। चलिए इतना हो गया। अब एक क्वेश्चन फटाफट देख लेते हैं, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है आप लोग को, ठीक है। तो वैसे इसको यहाँ पे सॉल्यूशन कर दिया गया है, एक्चुअल में इसको देख रहा था कि सही क्वेश्चन है कि नहीं। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको टोटल तो समझा ही दूंगा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, डिटरमाइन करने बोल रहा है, डिटरमाइन द परमेबिलिटी नंबर ऑफ ए मोल्डिंग सैंड, ठीक है, मोल्डिंग सैंड का, या फिर मैं एक काम करता हूँ ना, इसको मैं, अच्छा ठीक है चलिए कोई नहीं, रहने दीजिए, समझना इंपॉर्टेंट है, आप समझ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं सोचा यहाँ पे आप लोग को बनाऊंगा सामने। डिटरमाइन द परमेबिलिटी नंबर, यहाँ पे आप लोग को परमेबिलिटी नंबर यहाँ पे फाइंड करने बोल रहा है, मोल्डिंग सैंड इफ 2000 देखो सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि वॉल्यूम आपका दे दिया गया है, तो वॉल्यूम यहाँ पे गिवन है, ठीक है। फिर कहा गया है इज अलाउड टू एस्केप थ्रू ए स्टैंडर्ड सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन, तो देखो यहाँ पे स्पेसिमेन भी स्टैंडर्ड दिया गया, इसीलिए देखो स्टैंडर्ड कहा गया, स्टैंडर्ड सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन। सिलेंड्रिकल जो हम लेते हैं वो स्टैंडर्ड ही होता है, और देखो यहाँ पे 2000 सेंटीमीटर क्यूब, ये भी आपका स्टैंडर्ड ही वॉल्यूम आपको दिया गया है। फिर कहा गया है फॉर 1 मिनट 20 सेकेंड, 1 मिनट 20 सेकंड के लिए गैस को पार किया जा रहा है, तो परमेबिलिटी नंबर कितना होगा वो जानना है। एट अ प्रेशर ऑफ 5 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जीएम फॉर ग्राम है, तो आपको यहाँ पे टाइम दे दिया गया 1 मिनट 20 सेकंड, इसको हम लोग क्या करेंगे, मिनट में कन्वर्ट करेंगे, तो 60 से हम लोग इसको कर देते हैं डिवाइड, तो आ जाता है मेरा कितना, यहाँ 1 मिनट इंटू 1/3 यानी कि 0.33, यानी कि 1.33 आपको टाइम इतना मिल गया। इतना टाइम तक गैस को पास किया जा रहा है, ठीक है। वॉल्यूम आपका 2000 क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब है। फिर प्रेशर का अगर बात किया जाए, दोनों के बीच का डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस, तो वो कितना आपका 5 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। एंड यहाँ पे देखो अगर मैं बात करूंगा किसका, परमेबिलिटी नंबर का, तो क्या होता है VH डिवाइड बाई PAT। तो क्या यहाँ पे आपको H पता है? बिल्कुल सर जी, आप मुझे नहीं पता है, H यहाँ पे नहीं पता, तो H कैसे पता चलेगा? यू नो दैट जो स्टैंडर्ड होता है मेरा, स्टैंडर्ड हाइट और डायमीटर होता है, कितना लेते हैं, सेंटीमीटर अगर लेके बात करेंगे तो हम लोग लेके चलते हैं 5.08 सेंटीमीटर। क्यों लिए सर, इंच क्यों नहीं लिए? कि देखो यहाँ पे वॉल्यूम भी सेंटीमीटर में ही दिया गया है, प्रेशर भी आपको ग्राम पर सेंटीमीटर में ही दिया गया है, इसलिए हम लोग सेंटीमीटर ही लेके चले, ठीक है। अब इतना सब कुछ हो गया, आप क्या वैल्यू पुट करो और आंसर लगाओ। भाई वॉल्यूम मेरा 2000 दिया गया है, H मेरा स्टैंडर्ड जानते हैं 5.08 सेंटीमीटर होता है, प्रेशर का बात करेंगे तो 5 दिया गया था, एरिया सिलेंड्रिकल है तो π/4 इंटू d², तो π/4 इंटू d मेरा कितना है भाई, H जो है वही मेरा d है, तो dv मेरा 5.08 हो गया, उसका होल स्क्वायर इंटू t, टाइम कितना हो रहा है 1.33 सेकेंड। इसको मैं जब कैलकुलेट करेगा यू विल गेट 75.17 इज योर करेक्ट आंसर, यानी कि ये आपको क्या निकला, परमेबिलिटी नंबर मिल गया, तो ये आपका हो गया आंसर, दिस इज योर आंसर। इस तरह का आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, सिंपल सिंपल सा। चलिए इतना आप समझ गए होंगे। तो इसके अलावा भी और कुछ आपका कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो प्रॉपर्टी होता है मोल्डिंग सैंड का। वैसे देखो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ ना माय डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पे मैंने आप लोग को बताया था, ठीक है, तो रेफ्रेक्टिवनेस हो गया, ये चीज़ हो गया हम लोग का एक। सेकंड आ जाता है मेरा परमेबिलिटी, ठीक है, परमेबिलिटी हो गया, परमेबिलिटी हो गया। देन हम लोग इसके बारे में किसके बारे में डिस्कस किए, इसमें हम लोग ग्रेन परमेबिलिटी, देखो परमेबिलिटी हम लोग फैक्टर देखे थे कि परमेबिलिटी किस किस पे डिपेंड करता है, तो ग्रेन साइज हो गया, मॉइस्चर हो गया, और बाकी चीज़ें जो है वो डेंसिटी मतलब जितना वो बंधा हुआ रहेगा उतना वो अच्छा रहेगा, ठीक है। और बाइंडिंग कंटेंट जो भी मिलाते हैं, बाइंडर वगैरह मिलाते हैं, वो और जितना रहेगा उतना अच्छी बात है। तो ये क्लियर हो गया। परमेबिलिटी खत्म हो जाने के बाद हम लोग यहाँ पे किसके बारे में बात किए, नाउ हम लोग बात करें और एक न्यू, दैट इज कॉल्ड योर फ्लोएबिलिटी। देखो फ्लोएबिलिटी, अब ये क्या कहता है, देखो फ्लो का एबिलिटी, फ्लो करने का एबिलिटी, किसका हम लोग बात कर रहे हैं, किसका प्रॉपर्टी का बात कर रहे हैं, तो आप बोलेगा सर जी अभी हम लोग मोल्डिंग सैंड का बात करें, तो जो मोल्डिंग सैंड होता है उसका फ्लोएबिलिटी अच्छा होना चाहिए, यानी कि वो फ्लो करना चाहिए हर एक कॉर्नर तक। कितने भी कॉम्प्लिकेटेड अगर मेरा शेप है, जैसे मान लो इसके ऊपर मैं इस तरह करके क्या रख दिया कि एक में रख दिया पैटर्न, कोई पैटर्न है जो वुड का है, ठीक है, वुड का है, और मुझे इस तरह करके अंदर में पैटर्न रख दिया जो पूरी तरह से मेरा क्या है, पूरी तरह से ये मेरा क्या है भाई, सॉलिड है, ठीक है, वुड का है, ये पूरी तरह से सॉलिड है, पूरी तरह से ये मेरा सॉलिड है। अब यहाँ पे
हम लोग ये क्या डाल दिए, सेंड डाल दिए, सेंड डालें तो ये सेंड जो है ना ये कॉर्नर तक जाना चाहिए, हर एक कॉर्नर तक जाना चाहिए, हर एक कॉर्नर तक जाना चाहिए ताकि इसका शेप लेना चाहिए। तो अगर ये फ्लो अच्छा तरह से नहीं करेगा तो क्या वो शेप ले पाएगा पूरा का पूरा पैटर्न का। ताकि जैसे ही मेरा बाहर होना, जैसे मान लो हम पैटर्न को रिमूव कर रहे हैं, तो जैसे मैं यहाँ पे पैटर्न को रिमूव करूँगा, तो मैं यहाँ पे पैटर्न को रिमूव कर रहा हूँ, तो ये देखो ऑटोमेटिकली मेरा इस तरह से केविटी क्रिएट हो जाना चाहिए। ठीक है, कैसा केविटी क्रिएट हो जाना चाहिए, जस्ट अ मिनट, यहाँ से ये पूरा हट जाना चाहिए, इस तरह से केविटी क्रिएट होना चाहिए। ठीक है, ऐसा ऐसा और ऐसा। तो एक सेकंड, ये मेरा इस तरह से केविटी क्रिएट हो गया। तो ये कब होगा, जब मेरा सेंड जो है ना वो सेंड पूरी तरह से हर एक पार्ट तक जाएगा। जब मेरा सेंड क्या होगा, हर एक पार्ट तक जाएगा तभी जाके होगा, हर एक पार्ट तक, समझ रहे हो ना, हर एक मतलब चारों तरफ सेंड मेरा चारों तरफ जाएगा, हर एक कॉर्नर तक जाएगा, तब जाके वो अच्छी तरह से बना पाएगा। तो फ्लोएबिलिटी का होना काफ़ी अच्छा होता है। ताकि और एक चीज़, हम लोग रेमिंग भी तो करते हैं ना, सेंड डालने के बाद रेमिंग भी करते हैं, तो रेमिंग करेंगे तो हर एक साइड तक जाएगा, तब जाके वो अच्छा उसका फ्लोएबिलिटी माना जाएगा और मुझे अच्छा पैटर्न मिल पाएगा। यानी कि अच्छा पैटर्न के चलते अच्छा केविटी मिल पाएगा। पैटर्न तो अभी नहीं बात करें, मतलब वो अच्छी तरह से हर कॉर्नर तक जाएगा, तो मुझे केविटी जब हटाएंगे तो मुझे अच्छा जो है मोल्ड केविटी मिल पाएगा, जिस तरह का मुझे बनाना है कास्ट ऑब्जेक्ट। फिर उसको मोल्टन मेटल डाल के हम लोग उसमें क्या करते हैं, सॉलिडिफिकेशन का टाइम देते हैं, फिर सॉलिडिफाई हो जाने के बाद मुझे प्रोडक्ट मिल जाता है। तो ये यहाँ पे बताता है। तो यहाँ देखो इसको डेफिनेशन क्या कहा गया है, एबिलिटी ऑफ मोल्डिंग सैंड टू फ्लो इनटू दी ईच एंड एवरी साइड ऑफ द बॉक्स अगेंस्ट दी रेमिंग फोर्स। खासकर कॉर्नर में, हर एक कॉर्नर में वो जाना चाहिए ताकि रेमिंग फोर्स को झेले और हर एक कॉर्नर तक जाए। जैसे मैं फोर्स लगाऊं, ये नहीं कि ढीठ रहे कि मारे जा रहे हैं लेकिन वो टूट जाएगा, लेकिन वो हर एक कॉर्नर तक नहीं जाएगा, हर एक कॉर्नर तक वो फैलना चाहिए। ठीक है, तो वो मेरा फ्लोएबिलिटी कहलाता है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं हम लोग हार्डनेस के बारे में। देखो हार्डनेस जो होता है ना वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मोल्डिंग सैंड का हार्डनेस होना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अब बात करेंगे सर जी हार्डनेस का क्या रोल है, तो माय डियर स्टूडेंट, अगर मेरा हार्ड नहीं होगा तो जब हम लोग मोल्टन मेटल को डालेंगे, ठीक है, तो मोल्टन मेटल का प्रेशर को, टेम्परेचर को कैसे झेल पाएगा, तो प्रेशर रहे या फोर्स रहे उसको झेलने के लिए मोल्डिंग सैंड हार्ड होना चाहिए। समझ आए कि नहीं, रिफ्रैक्टिवनेस तो चाहिए टेम्परेचर के लिए, लेकिन जो प्रेशर होता है जब मोल्टन मेटल डाला जाता है तो हाई प्रेशर में गिरता है ना, तो वो भी तो चाहिए ना कि उतना भी होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा रेमिंग हम लोग करते हैं तो उसके लिए भी फोर्स को बेयर करना चाहिए। तो दैट इज यहाँ पे आप लोग का हार्डनेस भी होना चाहिए आपके मोल्डिंग सैंड का। तो यहाँ पे देखो वही कहा गया, एबिलिटी टू मिनिमाइज द इरोजन and to withstand the under the force applied by the liquid metal into the mold surface। देखो इरोजन मतलब करने का मतलब क्या है, आपका जो सैंड का ही बना हुआ ना, ऑब्वियसली बात है सैंड का ही केविटी रहता है, तो सैंड के केविटी से होते हुए जब मोल्टन मेटल मेरा आएगा तो इरोड कर सकता है, जहां तहां से क्या कर सकता है भाई, ऑब्वियसली बात है मिट्टी ही है तो वो उसको अपने साथ लेके जा सकता है, अपने साथ इरोड कर लेगा। जैसे होता है ना नदी जब बहता है तो आप देखिएगा पहले अगर इतना बड़ा नाला था ना तो टाइम के साथ ये नाला बड़ा होते जाता क्योंकि सामने अगल बगल का जो रेत है ना वो मिट्टी वगैरह जो है उसको साथ में लेके जाता है, पानी साथ में लेकर जाता है, और टाइम के साथ वो मेरा नाला जो है कि नदी बन जाता है, बाद में बड़ा हो जाता है। तो सेम ये कह रहा है कि वो प्रॉपर्टी होना चाहिए कि ये ऐसा ना हो, ठीक है, इरोड ना हो। मोल्टन मेटल जब बहे तो इसमें थोड़ा भी जो रेत है वो मोल्टन मेटल में आना नहीं चाहिए। तो कब होगा, जब मेरा मोल्टन मेटल का हार्डनेस काफ़ी अच्छा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे और एक चीज़ को यहाँ पे डिफाइन करा गया दैट इसमें मेरा अच्छा होना क्या चाहिए, दैट योर विदाउट एनी पेनिट्रेशन और इंडेंटेशन। मतलब मोल्टन मेटल जो फ्लो करे ना वो विदाउट पेनिट्रेशन के और विदाउट इंडेंटेशन के वो मेरा फ्लो करे। पेनिट्रेशन मतलब छेद ना करे, पेनिट्रेट ना करे। मोल्टन मेटल आ रहा है इतना गर्म रहेगा, ऐसा ना करे जला के अंदर घुस जाए या जला दे, ठीक है, या फिर पेनिट्रेट या इंडेंट करे, वही बात है खुदेर आ जाना या फिर वहाँ से कुछ थोड़ा बहुत गड्ढा वगैरह हो जाना, ये सभी ना होना और मोल्टन मेटल फ्लो करे आराम तरीके से, उसी को हम लोग बोलते हैं हार्डनेस। तो ये होना चाहिए मेरा मोल्डिंग सैंड में। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मोल्डिंग सैंड को कैसे हम लोग टेस्ट करते हैं, तो हार्डनेस जो टेस्ट किया जाता है ना, मोल्डिंग सैंड का जो हार्डनेस टेस्ट किया जाता है वो हम लोग मोल्ड हार्डनेस टेस्ट से करते हैं। जैसे कि ये बेस्ड होता है ब्रिनल हार्डनेस मशीन पे। जैसे फोर्स हम लोग अप्लाई करते हैं ना किसी भी ऑब्जेक्ट का हार्डनेस को टेस्ट करने के लिए हम लोग ब्रिनल हार्डनेस मशीन का यूज करते हैं। सिमिलरली मोल्डिंग सैंड का अगर हार्डनेस टेस्ट करेंगे तो हम लोग करते हैं मोल्ड हार्डनेस टेस्ट। याद रखिएगा इसका टेस्ट का नाम क्या है, मोल्ड हार्डनेस टेस्ट। और ये मेरा किस पे बेस्ड है, तो ये मेरा बेस्ड है ब्रिनल हार्डनेस नंबर में। अच्छा, जो मोल्ड हार्डनेस टेस्ट है ये होता कैसा, कुछ इस तरह से होता है। यहाँ देखो फिगर में समझाया गया है। ये बेसिकली कुछ इस तरह का होता है जिसमें
अगर आप देखोगे तो यहाँ पे रीडिंग शो करता है, और रीडिंग के बाद एक मेरा यहाँ पे कनेक्टेड रहता है, ठीक है, कनेक्टेड रहता है स्टील बॉल से रीडिंग, और ये मेरा स्टील बॉल रहता है। और यही स्टील बॉल को हम लोग क्या करते हैं, मान लो नीचे में हम लोग ले लिए मेरा मोल्डिंग सैंड है, ये क्या है मेरा मोल्डिंग सैंड है। इस मोल्डिंग सैंड में इसमें हम लोग क्या करते हैं, पेनेट्रेट करवाते हैं, इसको टकराते हैं, गिराते हैं, ठीक है, इसे हम लोग इंडेंटेट कराते हैं, जोर से गिरवाते हैं, और उसमें देखते हैं कि कितना ये हार्ड है या नहीं, उसके हार्डनेस को टेस्ट करने के लिए, ठीक है। अगर मैं हार्डनेस नंबर का बात करूँ ना, जो मोल्ड का हार्डनेस हम लोग निकालते हैं कि भाई कितना वो हार्ड है, तो उसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ मोल्ड हार्डनेस नंबर। मोल्ड हार्डनेस नंबर से हमको पता चलता है कि कोई भी मोल्ड जो है ना, मोल्ड सैंड, वो कितना हार्ड है। तो ये बेसिकली वेरी करता है 0 से लेकर 100 तक। 0 है तो मोल्ड हार्डनेस नंबर कम है, यानी कि वो उसमें हार्डनेस बिल्कुल है ही नहीं, और 100 गया मतलब बहुत अच्छा हार्ड है। तो एवरेज अगर वैल्यू मानो ना, तो 60 से लेकर 80 तक, हाँ 60 से लेकर 80 तक एवरेज वैल्यू माना जाता है। अगर इतना आपका मोल्ड हार्डनेस नंबर यानी कि MHN, अगर इतना आपका मोल्ड हार्डनेस नंबर है तो माना जाएगा कि इस मोल्डिंग सैंड का हार्डनेस काफ़ी अच्छा है। अगर 60 से कम लेंगे तो 60 से कम में क्या होता है डियर स्टूडेंट, कि हार्डनेस कम हो जाता है, और हार्डनेस अगर कम हो जाएगा इट मीन्स वो पेनिट्रेट कर देगा, मतलब ये जो स्टील बॉल है ना उसको पेनिट्रेट कर देगा। तो अगर पेनिट्रेट कर जाएगा, इंटेटेट कर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वो शेप उसका बिगड़ जाएगा, यानी मोल्डिंग सैंड जो आपका मोल्टन मेटल जब फ्लो होता है तो वो क्या करेगा, उस फ्लो के चलते वो इरोड कर सकता है, खराब कर सकता है, तो यानी उसको हम लोग अच्छा नहीं बोलेंगे। उसका डायमेंशन जो है ना, इनस्टेबिलिटी करने का मतलब वही है। अगर 60 से कम लेंगे तो डायमेंशन इनस्टेबिलिटी क्यों हो जाएगा, डायमेंशन उसका अनस्टेबल क्यों हो जाएगा, क्योंकि मोल्टन जो मेटल आएगा वो इरोड कर देगा, तो टूट गया। या फिर आप बोल सकते हो कि वो प्रेशर नहीं झेल सकता है मोल्टन मेटल का, समझ आया कि नहीं, ये रेमिंग करते हैं उसका नहीं झेल सकता है, तो इसीलिए 60 से कम नहीं लेते हैं। और 60 से अगर हम लोग 80 से ज़्यादा लेते हैं, 80 से ज़्यादा क्यों नहीं लेते डियर स्टूडेंट, क्योंकि अगर 80 से ज़्यादा लेंगे ना तो काफ़ी हार्ड हो जाता है, मतलब इतना हार्ड कि वो टूट ही नहीं रहा, समझ आया कि नहीं। तो बहुत ज़्यादा हार्ड जो है उतना भी हम लोग नहीं लेते हैं, एवरेज लेके चलते हैं, क्योंकि ज़्यादा हार्ड हो गया इट मीन्स उसका परमेबिलिटी नंबर घट गया। क्योंकि देखो हार्ड होने से आप बोलेंगे सर हार्ड तो अच्छी बात है, लेकिन माय डियर स्टूडेंट इससे क्या होता है ना, इस चीज़ को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इससे फर्क ये पड़ता है, इसका PN जो है ना वो घट जाता है, परमेबिलिटी घट जाता है, इतना हार्ड हो जाता है कि गैस वगैरह जो है ना बाहर ही नहीं करेगा। तो मोल्टन मेटल जब आएगा ना, जब वो ठंडा होगा तो गैसेस जो बाहर निकलेगा उसके लिए जगह नहीं मिल पाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, 80 से ज़्यादा भी नहीं लेते हैं और 60 से कम भी नहीं लेते हैं, 60 और 80 हम लोग एवरेज वैल्यू मान के चलते हैं। इतना हम लोग लेके चलते हैं, क्या हम लोग लेके चलते हैं आपका मोल्ड हार्डनेस नंबर, ठीक है। चलिए ये आप यहाँ पे समझ गए होंगे, तो सर यहाँ पे हार्डनेस समझ गए। फिर आ जाता है कोहेसिव और एडहेसिव। ये दोनों तो यू नो दैट कोहेसिव क्या होता है, सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन, और एडहेसिव क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन, ठीक है। सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल के बीच में जब अट्रैक्शन होता है उसको देखो यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे समझाया गया है, मैं आप लोग के लिए लाया हूँ, यहाँ से समझो। जैसे देखो यहाँ पे आपका H2O है ना, ध्यान दो, ये बेसिकली वाटर है। देखो यहाँ पे H है, एक H, 2 H और O, H2O, यानी एक आपका पानी का बूंद ड्रॉपलेट समझ लो, और ये आपका दूसरा ड्रॉपलेट इधर है, और ये समझ लो कि आपका ग्लास में, कोई मेरा क्या है यहाँ पे ग्लास में, ये ग्लास में, तो ग्लास का वॉल है, क्योंकि ग्लास के वॉल से भी पानी मेरा चिपका हुआ रहता है। जब ग्लास ऑफ वॉल से आप पानी को बाहर निकाल देते हो, फिर भी आप क्या देखते हो कि कुछ कुछ बूंद जो है ना वो ग्लास से चिपका हुआ रहता है, यानी कि ये मेरा आपस में भी बंधा हुआ रहता है और ग्लास से भी चिपका रहता है। देखो ये आपस में बंधा हुआ है ना, तो आपस में बंधा मतलब क्या, ये भी भाई भाई है, भाई तुम भी वाटर ड्रॉपलेट, मैं भी वाटर ड्रॉपलेट, दोनों भाई भाई, यानी कि यहाँ पे क्या, इसको बोलते हैं कोहेसन। जब भाई भाई मिलता है तो कोहेसन, यानी कि सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसको कोहेसन कहा जाता है, और जब डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल के बीच अट्रैक्शन होता है उसको हम लोग एडेशन कहते हैं। जैसे कि ये मेरा ग्लास का वॉल है, और ग्लास का वॉल और वाटर के बीच में यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे बॉन्ड क्रिएट हो रहा है या फिर अट्रैक्शन हो रहा है, तो जब डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन होता है उसको एडेशन कहते हैं। तो ये दोनों होना चाहिए मेरा मोल्डिंग सैंड में, क्यों, क्योंकि देखो मोल्डिंग सैंड मैंने क्या कहा, मोल्डिंग सैंड हम लोग एडिटिव डालेंगे, वाटर डालेंगे, ताकि वो आपस में पकड़ रखे, मोल्डिंग सैंड आपस में जकड़े, यानी आपस में भी जकड़ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, कोहेसन। लेकिन भाई साहब जब हम लोग सैंड डाल रहे हैं, सैंड डालने के पीछे मेरा लॉजिक क्या है, हम लोग इसीलिए डाल रहे हैं कि जो पैटर्न डाले हैं ना, पैटर्न के हर एक कॉर्नर तक मेरा जो मोल्डिंग सैंड है वो चल जाए, ताकि उसका शेप ले ले। तो कब शेप लेगा, जब उसके हर एक पैटर्न के हर एक कॉर्नर में जाके वो चिपक जाएगा, उसके बाद मैं क्या करूंगा, पैटर्न को बाहर निकालूंगा तो वो शेप बन जाएगा। तो ये मेरा पैटर्न के साथ भी आपका क्या होना चाहिए, चिपकना चाहिए, उसके साथ भी अटैच होना चाहिए, समझ आए कि नहीं। तो इसीलिए इसमें कोहेसन भी होना चाहिए और एडेशन भी होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे कहा गया है दैट एबिलिटी विच शो
अ बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन द सेम मटेरियल सैंड के बीच में, ठीक है, जिससे मेरा ये डिसाइड करता कि स्ट्रेंथ मेरा कितना है मोल्डिंग सैंड का, ठीक है। ये डिपेंड करता कुछ फैक्टर में, जैसे ग्रेन साइज कितना है, से आपका उसका शेप क्या है, भाई ग्रेन साइज भी डिपेंड करता है ना, कि सर्कुलर है तो अच्छी तरह से हो रहा है, वह हो सकता है कि इनरेगुलर शेप है तो थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है आपस में वो कोहेशन का, तो वो भी हम लोग आपका डिफाइन करता है। मॉइस्चर कंटेंट भाई कितना आप दिए हो सकता है मॉइस्चर कंटेंट बहुत कम है तो भाई वो अच्छी तरह से पकड़ ही नहीं पाएगा, तो वो भी होना चाहिए, जैसे मैंने बताया था 2 से लेकर 8% के बीच में होना चाहिए, ठीक है। बॉन्डिंग मटेरियल यानी कि जो बाइंडिंग एजेंट आप दे रहे हो, जो वैसा एजेंट जो उसको पकड़ रखने के लिए हेल्प करेगा, जैसे फेविकॉल हो गया, कुछ और चीज़ें हो गया जिसमें हम लोग इसमें यूज़ करते हैं, मोलासेस वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है, डेक्स्ट्राइन यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, तो वो सभी चीज़ें होना चाहिए जो आपके कोहेसिवनेस को बढ़ाता है, सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन को बढ़ाता है। एडहेसिव का बात करेंगे तो जो आपका बॉन्ड होता है फॉर्मेशन बिटवीन किसके किसमें भी डिफरेंट मटेरियल, लाइक जैसे मोल्ड बॉक्स, मैंने कहा था ना मोल्ड बॉक्स हो गया, भाई बॉक्स के चारों तरफ भी होना चाहिए, पैटर्न में भी होना चाहिए, तो कोहेशन और एडहेशन दोनों प्रॉपर्टी यहाँ पे आप लोग का होना चाहिए, किसका, मोल्डिंग सैंड का। फिर बात करते हैं कोलैप्सिबिलिटी। देखो ये जो देखो एक आपका मैंने कहा था फ्लोएबिलिटी और ये आपका कोलैप्सिबिलिटी, दोनों अलग है। फ्लोएबिलिटी मतलब मेरा जो मोल्डिंग सैंड है वो फ्लो करना चाहिए हर एक कॉर्नर तक, और कोलैप्सिबिलिटी जो है ना, यहाँ पे बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है, वो ये समझता ना कि कोलैप्सिबिलिटी ना भाई ये तो खराब बात है, कोलैप्स करना यानी कि टूट जाना, तो सर ये तो नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। आप समझो क्यों। देखो जब मैं बात करता हूँ ना कोलैप्सिबिलिटी का, इसका मतलब क्या है कि जब मेरा सॉलिड कॉन्ट्रैक्ट करता, सॉलिड कॉन्ट्रैक्शन होता है। अब बोलेगा डायरेक्ट सॉलिड कॉन्ट्रैक्शन कहाँ से चल गए, चलिए मैं शुरू से समझाता हूँ। आपने क्या करा कि सबसे पहले आपने पैटर्न को रखा मोल्ड बॉक्स में रखे, ठीक है, फिर सैंड डाल दिए, ठीक है सर, सैंड डाल के हम लोग रेमिंग कर दिए, इसके बाद हम लोग पैटर्न को बाहर कर दिए, केविटी मेरा बन गया, हाँ जी बन गया। अब हम लोग मोल्टन मेटल को पोर करेंगे, तो लिक्विड मोल्टन मेटल का हम लोग पोर किए। अब पोर करने के बाद वो अंदर में केविटी के अंदर मेरा मोल्टन मेटल चल गया, अब वो सोलिडिफिकेशन होगा, क्या होगा, वो सूखेगा, जमेगा। तो देखो मान लो इसके अंदर मेरा इस तरह करके सॉलिड जम रहा है, तो जब यू नो दैट कि मेटल जो होता है वो जैसे जैसे सॉलिड कॉन्ट्रैक्शन होता है वो आपस में श्रिंक करता है, तो श्रिंक करने लगेगा। देखो ये श्रिंक हो रहा है, इधर जा रहा है, तो अगर मेरा इधर जा रहा तो जो मेरा वॉल है ना, जो सैंड का बना हुआ, मेरा ये जो कैविटी है किसका बना हुआ, सैंड का बना हुआ है, और इसके अंदर में पानी जैसा भर दिया मोल्टन मेटल, और ये धीरे धीरे सूख गया, तो पहले तो पूरा फुल था, लेकिन धीरे धीरे ये कॉन्ट्रैक्ट करके एकदम छोटा हो रहा है, दोनों साइड से छोटा हो रहा है, ठीक है, कुछ छोटा हो गया। मान लो ये पहले 4 अंगुली का था, अब ये 3 हो गया, इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट कर गया, इतना हो गया, खाली हो गया। तो ये भी जो सैंड है ना, सैंड वॉल, ये इसके साथ चल जाए, मतलब जैसे जैसे ये मेरा इधर जा रहा है वैसे वैसे मेरा चिपकते हुए जा रहा है, यानी कि कोलैप्सिबिलिटी होना चाहिए। क्योंकि अगर ये कोलैप्स नहीं करेगा ना, उसके साथ में नहीं जाएगा, सट के नहीं जाएगा, तो क्या होगा, तो ये होगा कि उसमें इंटरनल जो है ना स्ट्रेस जनरेट होगा, थर्मल स्ट्रेस जनरेट होगा, जिसके चलते वो आपका क्रैक्स क्रिएट कर सकता है, क्रैक वगैरह आ सकता है, किसमें, आपका जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। तो या तो थर्मल एक्सपेंशन हो रहा है या फिर थर्मल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। मेटल में कुछ में हम लोग देखे थे भाई जीरो एक्सपेंशन भी होता है, किसी में फैलता भी है, किसी में सिकुड़ता भी है। तो चाहे मेरा एक्सपेंशन करे, फैले, ठीक है, या फिर मेरा कॉन्ट्रैक्शन करे, तो एक्सपेंशन करे या कॉन्ट्रैक्शन करे, जो मोल्डिंग सैंड है ना वो रेजिस्ट नहीं करना चाहिए, उसके साथ होना चाहिए, उसके साथ जाना चाहिए। समझ आया कि नहीं। जैसे कि मान लो ये मेरा था, ये मेरा है, और ये क्या करेगा, अब देखो इसके चारों ओर मेरा क्या वॉल है, ठीक है, ये मेरा सैंड का वॉल है, मोल्डिंग सैंड है, इस तरह करके मोल्डिंग सैंड है, ऐसे कुछ करके मान लो मोल्डिंग सैंड भरा हुआ, पूरा मोल्डिंग सैंड भरा हुआ। अब क्या करेगा, ये मेरा लिक्विड मेटल है, ये क्या अंदर में मेरा क्या है, लिक्विड मेटल है, लिक्विड जो है वो मोल्टन मेटल है, ठीक है सर। अब ये क्या करेगा, सॉलिडिफाई होगा, जैसे जैसे ये सॉलिडिफाई करेगा, यू नो दैट ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो इधर से मान लो इतना कॉन्ट्रैक्ट कर गया, इतना कॉन्ट्रैक्ट कर गया, और इधर से भी इतना कॉन्ट्रैक्ट कर गया। तो अब मान लो ये कॉन्ट्रैक्ट तो कर गया, लेकिन मेरा वॉल है ना वो जहां का तहां खड़े रहा, तो ये नहीं होना चाहिए, ये उसके साथ आ जाना चाहिए, कोलैप्स कर जाना चाहिए। क्योंकि ऐसा अगर नहीं होगा ना, ये जहां का तहां खड़ा रहेगा ना, तो यहाँ पे स्ट्रेस जनरेट होगा, और ये जो स्ट्रेस जनरेट होगा ना वो क्रैक के फॉर्म में बाहर निकलेगा, तो जो कि खराब बात है। एक तो मेरा कैविटी टूट गया, ठीक है, दूसरा मेरा क्या होगा, मेरा जो प्रोडक्ट है ना, जब यहाँ पे राइजर आएगा तो उसके साथ बड़ा डिफिकल्ट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि टूट के निकलेगा। तो होना क्या चाहिए एक्चुअल में, होना ये चाहिए कि जैसे जैसे ये जा रहा ना, ऑटोमेटिकली ये साथ में चलना चाहिए, इधर भी सैंड भी उसके साथ में आना चाहिए, तो ये कहलाता मेरा कोलैप्सिबिलिटी। तो याद रखिएगा कोलैप्सिबिलिटी अच्छा होना चाहिए, यानी कहने को सिंपल कि मेरा जो मेटल है, लिक्विड मेटल है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है या फिर एक्सपेंड कर रहा है, हो सकता है ये एक्सपेंड भी करे, हो सकता है ये मेरा एक्सपेंड भी करे, थोड़ा बाहर तक भी जाए, ठीक है, एक सेकंड,
ये क्या करे, थोड़ा एक्सपेंड भी करे, इधर भी आ जाए, थोड़ा एक्सपेंड कर जाए। तो अगर एक्सपेंड करे तो फेल जाना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, मेरा जो अब जो है ना ये यहाँ तक आ जाना चाहिए, यहाँ तक आ जाना चाहिए, ठीक है, यहाँ तक आना चाहिए। तो ये भी होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ तक क्या हो गया, पूरा पूरा लिक्विड मेटल भर गया, इतना तक मेरा लिक्विड मेटल भर गया, इतना, क्योंकि एक्सपेंड कर गया। तो एक्सपेंड रहे या कॉन्ट्रैक्ट रहे, वॉल मेरा उसके साथ, मतलब उसको रेजिस्ट नहीं करना चाहिए, उसके साथ वो जाना चाहिए, फ्लो करना चाहिए। समझ आया कि नहीं, ये चीज होना चाहिए। चलिए, तो मैं अब हटाता हूं। तो बस यही कहलाता है मेरा कोलैप्सिबिलिटी। तो मैं इसको पहले हटा लेता हूं। ओके, इसको तो मैं डायरेक्ट ही मिटा सकता हूं, ठीक है। तो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है, एबिलिटी टू कोलैप्स ड्यूरिंग सॉलिड कॉन्ट्रैक्शन। सॉलिड कॉन्ट्रैक्शन जब होगा, सॉलिड कॉन्ट्रैक्शन मतलब समझ रहे हो ना, एक होता है लिक्विड, याद है आप लोगों को कितना तरह का मैं कॉन्ट्रैक्शन बताया था, श्रिंकेज होता है, एक होता है लिक्विड श्रिंकेज, एक होता है सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज, एक होता है सॉलिड श्रिंकेज। तो सॉलिड श्रिंकेज के टाइम पे, ठीक है, जब एबिलिटी टू कोलैप्स ड्यूरिंग दिस सॉलिड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कास्ट ऑब्जेक्ट, क्यों भाई, टू प्रिवेंट इट बाय डेवलपिंग एनी रेजिस्टिंग फोर्स, रेजिस्टिंग मतलब वो रेजिस्टिंग फोर्स को प्रिवेंट करे अगेंस्ट द थर्मल कॉन्ट्रैक्शन बाय विच नो थर्मल स्ट्रेस विल बी डेवलप बाय द ऑन द कास्टिंग। समझ आया, दैट्स इज द पॉइंट। जब मैं समझाया वो चीज इंपॉर्टेंट है। तो मोल्डिंग सैंड यहाँ पे इसीलिए कहा गया है कि मोल्डिंग सैंड शुड हैव ऑप्टिमम कोलैप्सिबिलिटी। अच्छा, और एक चीज, ऑप्टिमम भी होना चाहिए, बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए कि भाई फट से टूट जाए। तो बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा, एक ऑप्टिमम होना चाहिए, ऑप्टिमम होना चाहिए जितना होना चाहिए। यानी कि बहुत ज्यादा अगर हो रहा था, बहुत ज्यादा भी होना नहीं चाहिए, एकदम हल्का हल्का एक्सपेंड या हल्का कॉन्ट्रैक्शन। आपको मैं यहाँ दिखा दिया बहुत हो रहा है, इतना नहीं होता है, बहुत कम होता है, माइनर होता है, एक समझ लो नहीं, जैसे धागा होता है ना, धागा इतना कॉन्ट्रैक्शन वगैरह होता है, तो उतना हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए, ये रहा मेरा कोलैप्सिबिलिटी। तो इसके बाद अच्छा, और एक आ जाता है आपका स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ के बारे में जान जाते हैं। स्ट्रेंथ 8, ये मुझे लग रहा है कि आप लोग का लास्ट जो है मोल्डिंग सैंड का प्रॉपर्टी था। स्ट्रेंथ, तो देखो स्ट्रेंथ क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, सभी तरह का फोर्स जो है ना वो झेल सके। स्ट्रेंथ क्या होता है कि मोल्डिंग सैंड हर तरह का फोर्स को झेले। जैसे जब हम लोग रेमिंग करेंगे उस फोर्स को झेल जाए, लिक्विड मेटल के थ्रू जो आता है वो उस फोर्स को झेल जाए। तो ये सब फोर्स को जो झेलता है ना, उस जो झेल जाता है मोल्डिंग सैंड, उसको हम लोग अच्छा स्ट्रेंथ मानेंगे उस मोल्डिंग सैंड का। तो मोल्डिंग सैंड शुड हैव सस्टेन अंडर द ऑल फोर्सेस डेवलपिंग ऑन इट, खासकर बाय द लिक्विड मेटल, मेनली जो इसके चलते होता है। अब जो स्ट्रेंथ होता है ना मोल्डिंग मटेरियल का, मोल्डिंग सैंड का, वो 3 तरह का होता है। एक होता है मेरा, इसको बोलते हैं, एक सेकंड, एक को हम लोग बोलते हैं ग्रीन स्ट्रेंथ या फिर ग्रीन सैंड कहा जाता है इसको। एक हम लोग बोलते हैं ड्राई स्ट्रेंथ या फिर ड्राई सैंड। एक कहते हैं हम लोग हॉट स्ट्रेंथ या फिर हॉट सैंड। जैसे कि कब कौन सा होता है वो आप जान लो। जैसे अगर मैं बात करूंगा ग्रीन स्ट्रेंथ का फिर ग्रीन सैंड का, आपको बोलेगा ग्रीन सैंड क्या होता है, तो ग्रीन सैंड जिसमें मॉइस्चर रहता है। आपने क्या करा, जब हम लोग शुरू में मैं बॉक्स बनाए, मोल्ड बॉक्स में जब पैटर्न डालने के बाद मोल्डिंग सैंड डालते हैं तो उसमें मेरा मॉइस्चर डालता है, पानी वगैरह डाला जाता है, 2 से लेकर 8% तक मिलाते हैं ताकि अच्छी तरह से बाइंड हो। उसके बाद और कुछ बाइंडर वगैरह डालते हैं, कुछ एडिटिव वगैरह डालते हैं, तो वो सभी हम लोग सिलिका सैंड में डाला जाता है, क्ले वगैरह डाला जाता है ताकि वो अच्छे से बाइंड करे। तो उसमें मॉइस्चर रहता है ना, तो मॉइस्चर के चलते जो उसका स्ट्रेंथ आता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन स्ट्रेंथ या फिर ग्रीन सैंड उसको कहा जाता है। लेकिन जैसे हम लोग मोल्टन मेटल को पोर करते हैं, मान लो रेडी हो गया, केविटी मेरा बनके रेडी हो गया, पैटर्न को बाहर कर दिए, तो हम लोग लिक्विड मोल्टन मेटल को पोर करेंगे, वो टेम्परेचर हाई रहता है, तो वो क्या करेगा, उसके अंदर का जो मोल्डिंग मटेरियल है यानी मोल्डिंग सैंड है, उसके अंदर जो मॉइस्चर है वो इवोपरेट करने लगेगा, गर्म होने लगेगा, तो इवोपरेट होकर सारा वेपर बाहर हो जाएगा, ठीक है। तब जो होता है, तब जो मेरा मॉइस्चर यानी कि जो आपका मोल्डिंग सैंड है उसका प्रॉपर्टी, उसका स्ट्रेंथ को क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग ड्राई स्ट्रेंथ, ठीक है। यानी कि आफ्टर इवोपरेशन ऑफ द मॉइस्चर, कब इवोपरेट हुआ, जब मेरा लिक्विड मोल्टन मेटल को पोर किए केविटी में, तो उसके चलते उसका मॉइस्चर इवोपरेट कर गया, भाप बन के उड़ गया सारा का सारा मॉइस्चर, तो तब जो स्ट्रेंथ मिला ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राई स्ट्रेंथ। लेकिन वो तो स्टार्टिंग में ही इवोपरेट कर गया, लेकिन अभी तो मोल्टन मेटल आते रह रहा और अभी भी ठंड गर्म ही है, वो बहुत देर तक गर्म रहेगा जब तक पूरे सॉलिड ना हो जाए, तो तब भी क्या होता है, तब भी स्ट्रेंथ उसका एक आता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या है, हॉट स्ट्रेंथ। मतलब स्टिल इट विल क्रिएट मोर हीट और टेम्परेचर एंड राइज द टेम्परेचर ऑफ द सैंड। तब जो प्रॉपर्टी होता है मेरा सैंड का या फिर आपका मोल्डिंग सैंड का, उसको क्या बोलते हैं, हॉट स्ट्रेंथ कहा जाता है। समझ आया कि नहीं, जैसा आप देख सकते हो ये आपका ड्राई है, अभी देख सकते हो ड्राई है, ठीक है, ड्राई है यानी कि ये समझ लो कि ड्राई तो अभी नहीं बोलेंगे, मान लो समझ लो कि ये यहाँ पे देख सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन स्ट्रेंथ या फिर ग्रीन सैंड, क्योंकि देखो यहाँ पे मॉइस्चर है, इसे मॉइस्चर वगैरह है। लेकिन जैसे हम लोग डालते हैं ना
लिक्विड मोल्टेन मेटल को, तो उससे सारा का सारा उड़ जाता है, ठीक है, सारा मॉइस्चर उड़ जाता है, तो वो मेरा बन जाता है क्या, आपका ड्राई स्ट्रेंथ बोल सकते हो। वैसे ड्राई स्ट्रेंथ ये तो पूरी तरह से रेत है, ड्राई स्ट्रेंथ अंदर में रहता है, जिससे देखो यहाँ पे डाला जा रहा है ना, मोल्टेन मेटल डाला जा रहा है, तो सारा देखो यहाँ पे भाप बन के सब उड़ जाता है, टोटल जो है सारा का सारा मेरा वेपर जो है उड़ जाता है। इसलिए मैं कहा ना आपका परमेबिलिटी भी अच्छा होना चाहिए, ताकि वो जितने भी वेपर बन के उड़ रहा है ना वो अच्छा होना, और ज़्यादा पानी भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या होता है, ज़्यादा पानी रहने से क्या होता है, ज़्यादा मॉइस्चर रहने से क्या होता है, ज़्यादा वो वेपर क्रिएट करेगा और वो सारे ब्लॉक क्रिएट कर देगा। यानी कि कितना हम लोग कोर्स लेंगे ना, कोर्स आपका ग्रेन लेंगे और आपका फाइन आई मीन कोर्स ग्रेन एंड आपका क्या हो जाता है, आपका जो यूनिफॉर्म ग्रेन लेंगे, यूनिफॉर्म और कितनों कोर्स ग्रेन लेंगे, यानी कि बीच बीच में पोर्स रहेगा, बीच बीच में जगह रहेगा, है ना, इस तरह का जगह रहेगा जाने का। फिर भी अगर हम लोग ज़्यादा पानी लेंगे ना तो क्या करेगा, वो वाटर वेपर बन के ये सभी जगहों को घेर लेगा, सभी जगहों को क्या कर लेगा, पैक कर देगा। अब क्या होगा, अब दिक्कत ये होगा कि अब मेरा गैसेस जो लिक्विड मेटल का गैस है वो मेरा बाहर नहीं जा पाएगा, तो उसका भी ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए समझ आए मेरी बात की नहीं, तो ये सभी हो गया। तो आई होप सो कि आपने सभी चीज़ों को समझा है, जितने भी प्रॉपर्टी है वो सभी प्रॉपर्टी को आपने वन बाय वन करके यहाँ पे समझ लिए होंगे। तो नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, एक सेकंड यहाँ पे मैं और कुछ बताने वाला हूँ, ठीक है, इसको भी जान लो, इसको भी जान लो, डोंट वरी, जान लो, ठीक है। क्या मैं बताने वाला हूँ, यहाँ पे एक आपको ग्राफ पूछा जाता है, फ्लोबिलिटी एंड वर्सेस मॉइस्चर कंटेंट, यानी कि इसके बीच में, ठीक है, फ्लोबिलिटी कैसे जो है चेंज होता है मॉइस्चर के साथ। फ्लोबिलिटी क्या होता है सर जी, सर फ्लो करता है मेरा। अभी जस्ट हम लोग देखें ना, हम लोग अभी क्या देखें, देखो अभी जस्ट मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है, हार्डनेस, और ये देखो मैंने अगर बताया था फ्लोबिलिटी। फ्लोबिलिटी मतलब जो आपका मोल्डिंग सैंड है वो फ्लो करना चाहिए, हर एक जगह पे फ्लो करना चाहिए, हर एक पार्ट में फ्लो करना चाहिए, ताकि वो पैटर्न का साइज वगैरह ले ले। तो ये जो है ना मॉइस्चर के साथ कैसे वेरी करता है, मॉइस्चर के साथ वेरी कैसे करता है, तो इसको बड़ा अच्छा ग्राफ में यहाँ समझाया गया है। एक तरफ मैंने फ्लोबिलिटी को लिया है और दूसरा तरफ मैंने मॉइस्चर कंटेंट को लिया है, और मॉइस्चर कंटेंट पानी जैसे 2%, 4%, 6% लिया है, 6% मैक्सिमम में लिया हूँ, इसलिए यहाँ रखा हूँ। किसी किसी में 8 भी रहेगा किसी बुक में, तो वो भी ध्यान रखना, किसी में 8 रहेगा तो 8 को भी आप लोग को टिक लगाना, वो भी सही होगा। अगर 6 ना रहा तो ठीक है, तो मैं यहाँ पे फ्लोबिलिटी और मॉइस्चर कंटेंट, तो आपको ग्राफ कुछ कैसा दिख रहा होगा, तो आपको ग्राफ कुछ दिख रहा होगा ऐसा ना, ठीक है, और यहाँ पे फ्लोबिलिटी भी आप कुछ ले सकते हो। तो जब ऐसा ग्राफ दिख रहा है, इट मीन्स यहाँ पे क्या समझ आया, यहाँ पे ये समझ आया कि सर जी जब मैं कम पानी मिला रहा हूँ ना तो फ्लोबिलिटी मुझे हाई मिल रहा है, हाई फ्लोबिलिटी मिल रहा है, और जब मैं बहुत ज़्यादा भी पानी मिला दिया, जैसे 6 है तो यहाँ 8 है, यहाँ 10 है, यहाँ 12 है, तब भी मुझे क्या मिल रहा है, हाई फ्लोबिलिटी मिल रहा है। मतलब यहाँ भी मेरा फ्लोबिलिटी, ठीक है, फ्लोबिलिटी मेरा यहाँ पे हाई है, ज़्यादा है, और यहाँ भी सेम मेरा फ्लोबिलिटी या फ्लोबिलिटी मेरा क्या है, हाई है। इसका क्या मतलब हुआ सर, देखो ये कब होता, पानी अब एकदम कम मिला दो, जब आप पानी एकदम कम मिलाओगे तो कुछ कैसा होगा, इसी तरह का होगा, जैसे रेत जैसा, ठीक है, रेत जैसा होगा, इस तरह का होगा। यानी कि इस रेत को आप ऐसे अगर गिराओगे तो पूरी तरह से फैलेगा, वो भी तो ये फ्लो ही कर रहा ना, मतलब तो ये कि फ्लो करना चाहिए, लेकिन मेन तो मेरा फ्लो नहीं करना चाहिए ना, मेरा फ्लो के साथ साथ वो बाइंड भी करना चाहिए, हर एक कॉर्नर तक जाना चाहिए, लेकिन कॉर्नर तक जाना चाहिए और पैटर्न का साइज भी लेना चाहिए, शेप भी लेना चाहिए, ताकि जब मैं पैटर्न को बाहर करूं तो वो मेरा एक कैविटी क्रिएट कर जाए, जिस तरह का पैटर्न था उसी तरह का शेप एंड साइज ले ले। तो ये कब होगा, जब उसमें कुछ ना कुछ तो मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए ना, तो मैं उतना भी कम नहीं ले सकता हूं, तो इसीलिए हम लोग इसको तो नहीं ले सकते हैं पहले वाले को, इसीलिए मैं यहाँ पे खारिज कर देता हूँ। क्यों खारिज मैंने करा, क्योंकि बहुत कम अगर वाटर मिलाएंगे ना तो पूरा रेत जैसा रहेगा, हर एक जगह फ्लो तो करेगा। आप देखो ना, रेत को आप कहीं भी धकेलो आराम से धकेल जाएगा, हर एक कॉर्नर तक चल जाता है, ठीक है, हर एक छोटा छोटा कॉर्नर तक चल जाता है। लेकिन क्या वो मेरा कास्टिंग के लिए हेल्पफुल होगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरा केविटी बन नहीं पाएगा उस तरह से, समझ आया कि नहीं। पैटर्न को बाहर करेंगे तो वो मेरा कोलैप्स कर जाएगा, उस तरह का शेप एंड साइज नहीं ले पाएगा, तो ये नहीं हो सकता। अब बारी आता है सेकंड, जब आपने बहुत ज़्यादा पानी मिला दिया, तब आप देखो, मान लो क्या करो, आप क्ले में मिट्टी भी लो, उसमें ढेर पानी मिला दो, जैसे होता है ना बारिश के दिनों में बहुत इतना पानी मिला दिए कि वो बहने लगा, तो भाई फ्लोबिलिटी तो बढ़ गया ना, लेकिन क्या वो मेरा हेल्प करेगा, बिल्कुल हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि यू नो दैट कि ज़्यादा अगर फ्लोबिलिटी होता ना तो उसका पीएन घट जाता है, ठीक है। अभी हम लोग देखें परमेबिलिटी नंबर घट जाता, क्यों, क्योंकि ज़्यादा अगर पानी है तो जब मोल्टन मेटल आएगा तो ज़्यादा वेपर बनेगा और वो मेरा क्या करेगा, परमेबिलिटी को घट जाएगा, मतलब बाहर नहीं गैस जाने देगा, वो पूरी तरह से ब्लॉक कर देगा जगह को, क्लाउड जैसा बना देगा, राइट।
समझ आए? तो यानी कि ये भी हम लोग नहीं समझते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, ऑप्टिमम हम लोग लेते हैं प्रोबेबिलिटी, और वो कितना होता है, वो होता है मेरा 6%। जैसे मैंने कहा कुछ बुक में आपका 8% भी रहेगा तो वो भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो आपका 8% भी रहा तो वहां भी आपको टिक लगाना कि 8% भी सही होगा। अगर 6 ना रहा तो अदरवाइज 6 जो है वो मैक्सिमम में लिया जाता है। तो यहां से आप समझ होंगे कि जो प्रोबेबिलिटी है वो मॉइस्चर कंटेंट के साथ कैसे वेरी करता है, राइट। चलिए तो मैं ये सभी चीज़ को हटा देता हूं। तो ये भी मुझे बताना था, छोटा सा ग्राफ था, यहाँ से भी आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। मॉइस्चर कंटेंट और यहाँ पे ऑप्टिमम मुझे क्या मिला, यहाँ पे ऑप्टिमम जो वैल्यू मिला वो मिला मुझे 6% पे। चलिए इतना हो गया, और कुछ चीज़ें हैं क्या, मुझे लग रहा, हाँ अच्छा चलो ठीक है, और थोड़ा चीज़ जान लेते हैं। कुछ एडिटिव हम लोग मिलाते हैं ना, मुझे अभी तक ये पता है कि जो मेरा मोल्डिंग सैंड होता है इसमें ये सभी चीज़ों को हम लोग मिलाते हैं। मोल्डिंग सैंड में हम लोग क्या क्या मिलाते हैं डियर स्टूडेंट, ये सब चीज़ को हम लोग मिलाते हैं मोल्डिंग सैंड में। ये सब चीज़ को हम लोग क्या मिलाते हैं, मोल्डिंग सैंड में। मोल्डिंग सैंड में हम लोग सिलिका मिलाते हैं, सिलिका सैंड, हम लोग क्ले मिलाते हैं, हम लोग वाटर मिलाते हैं और एडिटिव मिलाते हैं। तो मैंने वाटर के बारे में आप लोगों को बता दिया, क्ले के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया, सिलिका सैंड के बारे में आप लोग बता दिया ना। बारी थोड़ा आ जाता है एडिटिव में, सर क्या क्या मिलाते हैं, तो थोड़ा एडिटिव के बारे में बात करते हैं। तो देखो एडिटिव के तौर पे हम लोग क्या क्या मिला सकते हैं वहाँ पे बताया गया, जैसे कि हम लोग मिलाते हैं सॉ डस्ट, जिसको हम लोग वुड फ्लोर कहते हैं, ठीक है। सॉ डस्ट और वुड फ्लोर, वुड फ्लोर मतलब लकड़ी का बुरादा, लकड़ी का बुरादा आप देखो ना। अब इससे क्या होता है ना, मेरा कोलैप्सिबिलिटी जो है वो इंक्रीज होता है। तो अगर मेरा कोलैप्सिबिलिटी इंक्रीज करेगा तो मेरा परमेबिलिटी भी इंक्रीज करता है, समझ आया कि नहीं। कोलैप्सिबिलिटी मतलब कोलैप्सिबिलिटी जो होता है ना वो भी मेरा इंक्रीज करता है, मतलब वो जल्दी कोलैप्स कर जाएगा, और उससे मेरा परमेबिलिटी भी इंक्रीज करता है। तो दोनों इंक्रीज करता है अगर हम लोग वुड फ्लोर को मिलाते हैं। फिर लिंसीड ऑयल, ठीक है, लिंसीड ऑयल हम लोग मिलाते हैं। देखो अच्छा ये सभी चीज़ का ना मैं फिगर तो था, मुझे याद है मैंने ऐड नहीं करा है, मैं इस सभी चीज़ का फिगर लाया हूँ, डोंट वरी, ठीक है। मैं एक काम करूँगा ना, नेक्स्ट टाइम में मैं सबको आपको फिगर दिखा दूंगा। वुड फ्लोर क्या होता है, सॉ डस्ट क्या होता है, लिंसीड ऑयल क्या होता है, मोलासेस क्या होता है, डेक्सट्रीन क्या होता है, इन तीनों को हम लोग मिलाते हैं। बट अभी फिलहाल जान लो ये सभी को मिलाते हैं स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस को इंक्रीज करने के लिए। अगर आपको स्ट्रेंथ बढ़ाना और हार्डनेस बढ़ाना है तो आप लिंसीड ऑयल, मोलासेस और डेक्सट्रीन को मिलाते हैं, और कोल डस्ट जो आपका कोयला का डस्ट होता है ना उसको मिलाते हैं सरफेस फिनिश को बढ़ाने के लिए, चमकीला। ताकि देखो अगर मेरा मान लो आपने क्या करा कि ये इस तरह का पैटर्न रखा, और पैटर्न के चारों ओर मैंने क्या करा भाई, इस तरह से सैंड डाल दिया। तो सैंड अगर मैं चारों तरफ से डाल देता हूँ तो क्या होता है, ये अगर अच्छा शेप ले लेता है ना, अच्छा एकदम शेप ले लेगा। जैसे इसको मैं हटा दूंगा, मान लो क्या करता हूँ, इस पैटर्न को मैं हटा देता हूँ, ये जो मैंने पैटर्न रखा था ना इस पैटर्न को मैं रिमूव कर देता हूँ, रिमूव करता हूँ। तो जब मैं रिमूव करता हूँ तो यहाँ पे केविटी क्रिएट हो जाएगा। मान लेते हैं ये मैंने यहाँ पे रिमूव कर दिया, अब यहाँ पे केविटी क्रिएट हो गया। क्या हो गया, मेरे यहाँ पे केविटी क्रिएट हो गया, इस तरह से केविटी क्रिएट हो गया, ये मेरा कब बन गया केविटी। तो अगर पूरी तरह से सैंड में कोल डस्ट मिलाते हैं तो पूरी तरह से सरफेस फिनिश इसका अच्छा मिलता है। ताकि अब जब हम लोग यहाँ पे मोल्टन मेटल को पोर करेंगे, ठीक है, जब मैं यहाँ पे मोल्टन मेटल पोर करता हूँ और पूरी तरह से भर जाएगा तो मुझे सरफेस फिनिश जो ना वो काफ़ी अच्छा मिलेगा। क्या मिलेगा, सरफेस फिनिश काफ़ी चिकना मिलेगा। ये जो सरफेस है ना, सरफेस वो काफ़ी अच्छा मिलेगा, स्मूथ मिलेगा। कब, जब हम लोग कोल डस्ट को मिलाते हैं। और स्ट्रेंथ हार्डनेस को बढ़ाने के लिए हम लोग डेक्सट्रीन, मोलासिस और लिंसीड ऑयल वगैरह को मिलाया जाता है, लिंसीड ऑयल को मिलाते हैं। और ये क्या होता है मैं आपको फिगर के साथ समझाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ये बेसिकली हम लोग का यहाँ खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में बस मैं आपको फिगर तो समझा दूंगा ताकि आप लोग कनेक्ट कर पाओ उस चीज़ को, ज़्यादा दिन तक याद रहे। इसके अलावा हम लोग, अगर मैं बात करूँगा लास्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं गेटिंग सिस्टम के बारे में। गेटिंग एलिमेंट मतलब जो भी हम लोग कास्टिंग करने के लिए कौन कौन सा गेटिंग एलिमेंट होता है जो उसको हेल्प करता है। क्योंकि मेनली मुझे जो कास्ट प्रोडक्ट है वो तो बस इतना ही होता है, मेरे लिए यही होता है कास्ट प्रोडक्ट, ठीक है। ये जो मैं यहाँ पे फिगर से दिखाया ना इतना करके, ये दिस इज माय कास्ट प्रोडक्ट, ये मेरे लिए यूजफुल है। बाकी सबको तोड़ देते हैं, राइजर को भी तोड़ देते हैं, स्प्रू हो गया, या फिर मैं पार्टिंग आई मीन कॉप हो गया, ड्रैग हो गया, आपका रनर हो गया, गेट हो गया, सबको ब्रेक डाउन कर देते हैं। इसके अंदर भी मेरा मोल्टन मेटल जम जाता है, लेकिन इन सभी का कोई यूज नहीं होता। ये सभी मेरे लिए वेस्ट है, ये सभी मेरा वेस्ट है। मेरे लिए जरूरत क्या है, इसके अंदर ये कास्ट ऑब्जेक्ट के अंदर जो मेरा मेटल रहेगा ना वही मेरे लिए मेरा यूजफुल होने वाला। लेकिन ये सब भी जरूरत होता है
क्यों होता है इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। इन सभी का डिजाइन कैसे किया जाता है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनता है न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल, सबके बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।